ओके, क्वेश्चन नंबर 24। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 24 देखो। आसान सवाल, बहुत ही ज्यादा आसान। देखो क्या बोल रहा है। इट सेज दो रेडियो स्टेशन 250 मीटर अपार्ट एमिट साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ 100 मीटर। बहुत ही बढ़िया बात है। दो सोर्सेज ऐसे, पॉइंट ए है 400 मीटर फ्रॉम बोथ द स्टेशन, पॉइंट बी है 500 मीटर नहीं 450 मीटर फ्रॉम बोथ द स्टेशन, पॉइंट सी जो है 400 मीटर फ्रॉम वन एंड 450 उधर। बहुत ही मजेदार। रेडियो स्टेशन एमिट साउंड इन फेज, इनिशियली कोई फेज डिफरेंस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताना है भाई। ठीक है, बहुत ही आसान बच्चों वाला सवाल। बोल रहे हैं दो ऐसे सोर्सेज है भाई, S1 S2 रेडियो स्टेशन, इनके बीच की दूरी कितनी गिव रहे हैं? पूछता 250 मीटर है। हाँ ठीक है, और वेवलेंथ जो एमिट कर रहे हैं दैट इज 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर इज द वेवलेंथ। अभी 3 पॉइंट दे दिए हैं अपने को, ए इधर कहीं है, बी इधर कहीं है, ठीक है, सी इधर कहीं है। ऐसा बोल रहा है कि देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस। अगर इनिशियली कोई फेज डिफरेंस नहीं है और रिफ्लेक्शन भी नहीं है, तो सारा का सारा फेज डिफरेंस किसकी वजह से आएगा भाई? पाथ डिफरेंस। पता ही अपने को, टोटल फेज डिफरेंस इक्वल सबका सम करते हैं। इनिशियली अगर कुछ है तो भाई बोलेंगे प्लस फेज डिफरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन प्लस फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस। बहुत ही मजेदार। इनिशियली तो कोई फेज डिफरेंस था ही नहीं भाई, इन फेज थे, है ना, दोनों इन फेज थे भाई, जोड़ीदार। रिफ्लेक्शन भी कुछ है नहीं, तो रिफ्लेक्शन की वजह से फेज डिफरेंस ऑल्सो जीरो, तो केवल पाथ डिफरेंस। ठीक है, अभी पार्ट डिफरेंस की वजह से तो ए पे देखेंगे, ए पे पार्ट डिफरेंस कितना है भाई? शून्य। बोला इक्वल डिस्टेंट है, तो ए पे पार्ट डिफरेंस कितना हुआ? जीरो। बी पे भी पार्ट डिफरेंस कितना होगा भाई? जीरो, क्योंकि इक्वल डिस्टेंट है, तो पार्ट डिफरेंस शून्य है। सी पे पार्ट डिफरेंस कितना बोल रहा है वो? कितना बोल रहा है भाई? 50। एक से 400 दूर है, एक से 450 दूर है, तो 50 का फेज पार्ट डिफरेंस। अगर 50 का पार्ट डिफरेंस, तो 50 कितना है? लैम्डा बाई 2। लैम्डा की टर्म्स में लिखना पड़ेगा ना भाई, तो लैम्डा की टर्म्स में लिखेंगे लैम्डा बाई 2 आ गया, तो पार्ट डिफरेंस आ गया मस्त अपना लैम्डा बाई 2। यानी कि ए और बी पे कैसा हुआ? पार्ट डिफरेंस जीरो। कंस्ट्रक्टिव है कि नहीं भाई? जोड़ेगा, कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमा। यहाँ पे कैसा है पार्ट डिफरेंसेस? ये लैम्डा बाई 2 मिनिमा, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है कि ये भाई? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ए और बी पे कंस्ट्रक्टिव, सी पे डिस्ट्रक्टिव। क्या जवाब हो जाएगा? क्या जवाब हो जाएगा भाई? तो गलत वाले पूछे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। मरीज लोग, स्पेशली आंखों के मरीज जो हैं, ध्यान से देखो। नॉट ट्रू पूछा है तो यस, बी सी डी इज द आंसर। ए इज करेक्ट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट ए एंड बी एंड डिस्ट्रक्टिव एट सी। ठीक है भाई, ऐसा है। तो कुछ कुछ के आंसर, एक दो सवाल के आंसर गलत भी हैं, अभी मैं बताऊंगा जब आएंगे उस पे। हाँ ठीक है, तो इसका आंसर इज बी सी डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, फोटो ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। So any question you are getting the wrong answer, तुम्हारा किसी का आंसर गलत आ रहा है, मतलब आंसर की में there are some questions that are wrong, मैं बताऊंगा। अरे किधर गया? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, फुर्ती से। इंपॉर्टेंट सवाल इस तरह के पूछ सकता है भाई। कैसे करेंगे ये बताएगा कोई? यानी बॉल फेंक रहे हैं दीवार पे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 25, तो ऐसा कुछ है और ऐसा कुछ है भाई। ठीक है, पढ़ लो फुर्ती से सवाल। ठीक है, ये 5 मीटर पर 5 मीटर दूर एक दीवार है, और किसी बच्चे ने बेशर्मी से उस पर बॉल फेंक दी 10 मीटर पर सेकंड से थीटा एंगल पे। अच्छी बात है, बढ़िया है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, बोल रहा है, ये सवाल में एक ही चीज की बात कर रहा है, तो ये सवाल इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, which of the following is true? Maximum possible height on the wall at which the particle can collide
मैक्सिमम पॉसिबल हाइट ऑन द वॉल एट विच द पार्टिकल कैन कोलाइड इज 3.75 मीटर, और वो सारे मैक्सिमम पॉसिबल हाइट की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक चीज कर लेंगे तो सारे पार्ट हो जाएंगे, है ना। इतना लंबा नहीं है सवाल, ये सवाल को और लंबा बनाया जा सकता था, पर इसने सब चीजों में एक ही बात कर रहा है मैक्सिमम पॉसिबल हाइट की, कि जहां पे ये स्ट्राइक कर सकता है, तो सारी चीजें उसी से रिलेटेड। तो देखो अब ये सवाल करेंगे, उससे पहले मैं एक चीज तुम्हें ऐसे ही ज्ञान दे देता हूं भाई, ठीक है, कि कोलिजन विद वॉल, 2D कोलिजन विद वॉल में क्या होता है। कुछ लोगों को शायद ऑलरेडी पता हो, ज्ञानी बाबाओं को, पर अगर कुछ लोगों को क्लियर नहीं है तो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो तो अभी इस क्वेश्चन पे आएंगे बाद में, अभी इससे पहले मैं जनरल एक चीज बताता हूँ। ठीक है, मान लो ऐसे कोई बॉल फेंका यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, है ना, कुछ डिस्टेंस पे वॉल है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे से वॉल है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इसको बोल देते हैं ओ, ठीक है भाई, है ना, इसको बोल दो ए, ठीक है। अब ये जाएगा ऐसे टकराएगा, है ना, किसी भी पॉइंट पे टकराएगा, अपने को ये नहीं पता कि हाईएस्ट पॉइंट पे टकरा रहा है, कहीं पे भी टकरा रहा है, ठीक है। तो फिर क्या करेगा, कोलिजन होगा भाई, और इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी है, मान लेते हैं ऐसा ux और ऐसा uy, ठीक है, चेंज हो जाएगा, y कंपोनेंट विल नॉट बी सेम, है ना, राइट, या vx vy ले लो, ये तो ux ही रहेगा, इसको vy ले लो, ठीक है। अभी कोलिजन होगा एंड लेट्स से कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e, अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भैया e है, तो कोलिजन के बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद y डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगा क्या भाई, विल देयर बी एनी चेंज इन द y डायरेक्शन वेलोसिटी, नहीं, क्योंकि कोलिजन का जो फोर्स है वो किधर लग रहा है, x डायरेक्शन में, तो y का वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं होगा। x का वेलोसिटी, व्हाट अबाउट x का वेलोसिटी, x का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, कोई बताएगा, ये इसका ओरिजिनल पाथ था और ये रास्ते में टकरा गया, थोड़ा अच्छा नहीं बनाया, बोलो भाई y का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा y में वेलोसिटी, सॉरी x में वेलोसिटी, y में तो सेम ही है, y में तो सेम ही रहेगा, कोलिजन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x में कितना हो जाएगा भाई, फुर्ती से को e टाइम्स हो जाएगा ना, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e, तो ये हैवी बॉल है, बॉल मूव नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, e टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसका वेलोसिटी था पहले हिट करने से पहले ux इधर और vy उधर, तो हिट करने के बाद vy इधर ही रहेगा और इधर हो जाएगा e ux, यानी कि y डायरेक्शन में तो कोई बदलाव नहीं है, केवल वेलोसिटी के x डायरेक्शन में बदलाव है। तो ये फाइनली ऐसे जाएगा, ऐसा कुछ पाथ रहेगा इसका, ठीक है, और कहीं पे जाके गिरेगा, ठीक है, ऐसे आया, ऐसे जाएगा और ऐसे कहीं पे जाके गिरेगा, ठीक है, ऐसे जाके ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, तो अगर दीवार नहीं होती तो ये ऐसा पाथ लेता डॉटेड वाला, अगर दीवार है तो इसने ऐसा पाथ ले लिया, ठीक है। तो दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B, यहाँ पे गिर रहा है, दिस पॉइंट इज B। तो फिर बताओ, अगर इसका वैसे हाइट, मैक्सिमम हाइट रीच जो है, अगर दीवार नहीं होती, दीवार अगर नहीं होती तो मैक्सिमम हाइट था h, है ना भाई, तो अभी दीवार है, तो अब जो मोशन में मैक्सिमम हाइट आएगा, राइट, दिस इज द मैक्सिमम हाइट यहां तक, वो क्या होगा, h से ज्यादा होगा या कम होगा भाई, बोलो। अगर दीवार नहीं होती तो मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल मोशन का वो जो फॉर्मूला है अपना h होता, तो अभी जब दीवार से टकरा के वापस आएगा तो इस केस में मैक्सिमम हाइट कितना होगा, h से ज्यादा कम, 40 से चैट में जवाब दो, ज्यादा होगा या कम होगा भाई, दर्शन बोल रहा है कम होगा, भक्ति बोल रही है सेम हो जाएगा, अरुण भी बोल रहा है सेम हो जाएगा भाई, बाकी लोग जवाब देंगे। क्या लगता है, क्या ये और ज्यादा ऊंचाइयों को छू लेगा दीवार से टकराने के बाद, या कम ऊंचाइयों को छुएगा, या बराबर। देखो मैंने बताया था ये चीज पहले भी, मैक्सिमम हाइट ओनली डिपेंड्स ऑन द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, uy²/2ay। कोलिजन की वजह से, कोलिजन की वजह से y डायरेक्शन, वेलोसिटी की y डायरेक्शन में कोई बदलाव है क्या, नहीं है, जो भी बदलाव है वो x डायरेक्शन में हो रहा है, y में तो जो कोलिजन से पहले था वही कोलिजन में था के बाद था। तो अगर वॉल नहीं है या वॉल है तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी में कुछ बदल नहीं रहा है,
राइट। वाई डायरेक्शन जो जैसे चेंज कर रहा था टाइम के साथ इधर, वैसे ही चेंज करेगा टाइम के साथ इधर, ठीक है। तो देयर इज नो चेंज इन वाई डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, राइट, दीवार के आने की वजह से, है ना। यहाँ पे जैसे वेरी करता है यहाँ पे भी अभी ऐसे वेरी करेगा, कोई फर्क नहीं, इसीलिए मैक्सिमम हाइट रिमेन सेम। सिमिलरली टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी मैंने बताया था भाई, ओनली डिपेंड्स ऑन द वाई कंपोनेंट टू यू वाई बाई ए वाई। तो आगे क्योंकि वाई में कोई डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं है वेलोसिटी में, तो चाहे दीवार हो या दीवार ना हो, द मैक्सिमम हाइट एंड टाइम रिमेन द सेम, ये सेम ही रहेंगे। और चाहे कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन होने की जरूरत नहीं है इसके लिए, इन इलास्टिक कोलिजन भी होगा तो भी एच एंड टी सेम रहेंगे, क्योंकि भैया इन इलास्टिक कोलिजन है तो भी वाई का वेलोसिटी थोड़ी चेंज कर रहे हैं अपन। तो जब तक वाई का वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं है, हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट सेम ही रहेगा। तो ऐसा पूछ सकता है भाई सवाल में, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो दीवार चाहे होता या ना होता सेम ही रहेगा। तो अगर इस केस में हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लिया तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि सेम ही रहेगा ना। तो यू आई स्क्वायर बाई टू ए बाय टू यू आई बाई वाई, ये वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं अगर दीवार है तो भी। पर व्हाट अबाउट रेंज? रेंज, रेंज अब सेम रहेगा क्या या बढ़ेगा या कम हो जाएगा भाई? रेंज के बारे में बताओ, पूर्ति से रेंज कितना दूर जा रहा है भाई? रेंज बढ़ेगा कम होगा क्या होगा? तो देखो अगर अपन रेंज का फॉर्मूला देखें, ये दोनों तो वैलिड है। रेंज का फॉर्मूला होता है 2ux ui बाई ए वाई, यानी कि ये ना केवल y पे डिपेंड कर रहा है बल्कि x पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसको x का भी वेलोसिटी चाहिए, और क्योंकि इसको x का भी वेलोसिटी चाहिए, तो अभी क्योंकि x का वेलोसिटी यहाँ पे बदल जाएगा तो रेंज भी बदल जाएगा, राइट। ओके, तो अभी रेंज कितना बदलेगा? तो द रेंज जो है, रेंज जो है न्यू रेंज r डैश, मान लो r पुराना रेंज है, r ओरिजिनल रेंज है, तो r डैश इज OA प्लस AB, ये ना भाई मस्त। OA इधर इतना गया और फिर वापस AB तक आया, तो OA प्लस AB दिस इज द रेंज अभी, राइट। अभी मान लेते हैं यहां से यहां तक का टाइम कितना लग रहा है? t, स्मॉल t, O से A तक जाने का टाइम लग रहा है t। तो कैन वी से OA इज ux into t? बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं भाई? बोल सकते हैं, क्योंकि x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा है, तो ux into t, राइट। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम है, तो अगर यहां से यहां तक जाने में t लग रहा है, तो a टू b आने में t माइनस टी लगेगा, है ना, t माइनस टी लगेगा क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट रिमेन्स द सेम। तो ए बी डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं? ux, अगेन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन द x डायरेक्शन, t माइनस टी, है कि नहीं भैया? r डैश इज ux t यहां से यहां तक प्लस ux टाइम्स t माइनस टी। अभी देखो इसको कुछ ले लेते हैं, इधर ux कॉमन ले लो भले ही, ux कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा? 1 ux is this is t minus et, 1 minus e times t plus et, दिस इज द रेंज। अब याद नहीं रखना, मैं बता रहा हूं, ठीक है। ux प्लस टाइम्स 1 माइनस ई टी प्लस ई टी। अगर इलास्टिक कोलिजन है, अगर इलास्टिक कोलिजन है, तो अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो देखो दिस इज लेस, दिस इज लेस, यू कैन सी ये वैल्यू ux से कम आएगा, ठीक है। दिस वैल्यू इज लेस देन ux, राइट। सो क्या वी कैन से r डैश इज लेस देन इक्वल टू r, ज्यादा नहीं आ सकता ना, राइट, बिकॉज ई इज लेस देन 1। अगर ई 1 होता, अगर ई 1 होता तो देखो क्या आ जाएगा, अगर ई 1 है तो दिस 1 माइनस 1 0 हो गया एंड दिस बिकम्स यूएक्सटी यानी कि ओरिजिनल रेंज, राइट। तो इफ ई इक्वल्स 1 r डैश इक्वल, यानी कि हाइट, इस तरह के कोलिजन में हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट तो भैया हमेशा सेम रहेंगे चाहे कैसा भी कोलिजन हो, पर रेंज जो है वो कम हो जाएगा, r डैश इज लेस देन इक्वल टू r। और अगर इलास्टिक कोलिजन है तो रेंज भी बराबर रहेगा, जैसा कि यहां से दिख रहा है, ठीक है। बोलो फुर्ती से भाई, चमका कि नहीं चमका ये चीज? सवाल पे आएंगे फिर, फुर्ती से बोलो, ये सारा कॉन्सेप्ट चमक गया कि नहीं चमक गया? कोई डाउट है तो फुर्ती से लिख भी दो। ओके, चमक गया तो बहुत बढ़िया। तो याद रखना हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट वाई पे डिपेंड करता है, तो बदलता नहीं है,
और रेंज बदल जाता है। वी आर अज्यूमिंग कि वॉल इज वर्टिकल। अभी ये मत बोल देना कि ऐसा भी वॉल है ऐसा हो जाएगा। अभी अगर टेढ़ा वॉल आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, क्योंकि टेढ़े वॉल में क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में भी इंपल्स मिलेगा ना उसको, तो वाई डायरेक्शन में इंपल्स मिलेगा तो फिर हाइट वगैरह बदल जाएगा। ओके ठीक है भाई, आते हैं भाई फिर से सवाल पे। तो इस सवाल ने क्या बोला था अपने को, ऐसा कुछ कहानी सुना रहा है ये, 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है थीटा एंगल पे और 5 मीटर दूर से, ठीक है। तो ये आगे टकरा रहा है ना, ये आगे मस्त टकरा रहा है। क्वेश्चन से जो पहला पार्ट था सभी पार्ट में वही है कि मैक्सिमम हाइट जहां पे वो टकरा सकता है वॉल पे इज निकालना है। तो कैसे करेंगे, मैक्सिमम हाइट जहां पे वो टकरा रहा है वॉल पे कैसे निकालेंगे भाई, कोई ज्ञानी जवाब देगा। मैक्सिमम हाइट जहां पे वो टकरा रहा है भैया वॉल पे, कितना मैक्सिमम हाइट पे टकरा सकता है, तो कितने मैक्सिमम हाइट पे टकरा रहा है, ये तो बड़ा सिंपल है। तो मैक्सिमम हाइट पे कब टकराएगा, जब जब ये वाला पॉइंट उसके प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम पॉइंट होगा, मतलब मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होगा, है कि नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। मैक्सिमम हाइट पे वॉल पे कब टकराएगा वो, जब ऐसे इसके ट्रेजेक्टरी का ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे टकराएगा, है कि नहीं भाई। तो अभी क्या करना है, बस ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, तब तो आसान हो गया काम। क्योंकि अगर ये मैक्सिमम हाइट पे टकरा रहा है, अगर ये मैक्सिमम हाइट पे टकरा रहा है तो रेंज इक्वल्स 10 मीटर, है कि नहीं है। ये 5 मीटर है तो रेंज 10 हो गया, रेंज 10 हो गया तो यहां से थीटा निकाल लेंगे, यहां से थीटा निकाल के फिर मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे, है कि नहीं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं भाई, बोलो यस और नो। सही लग रहा है, मेरे को तो सही लग रहा है भाई, ये मेरे को तो सही लग रहा है, अच्छा है। रेंज जब 10 मीटर होगा यानी कि ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होगा, तब थीटा निकाल लेते हैं और वहां से मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं। सही लग रहा है भाई, बिल्कुल ही गलत जवाब, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो इट इज नॉट सेइंग कि इट हिट्स द वॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी के हाईएस्ट पॉइंट पे हिट नहीं करा रहा है वो, ये कह रहा है कि इट इज हिटिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द वॉल, जितना भी वॉल पे हाईएस्ट पे हिट कर सकता है वो, राइट। तो ये अभी तुम यहां से निकालोगे तो दिस केस h कम्स आउट टू बी, मतलब ये हाइट कम्स आउट टू बी 2.5 मीटर, आई थिंक ये 2.5 मीटर आएगा। तो इस केस में वो अपने ट्रेजेक्टरी की तो मैक्सिमम हाइट पे हिट कर रहा है, पर वॉल पे कहां पे हिट कर रहा है, 2.5 मीटर। अभी ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई, क्योंकि अपने को पता है जब एंगल बढ़ाओगे तो हाइट बढ़ेगा, है ना, जब एंगल बढ़ोगे तो हाइट बढ़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि किसी और केस में वो अपने मैक्सिमम हाइट पे तो हिट नहीं कर रहा हो, वो अपने मैक्सिमम हाइट पे तो हिट नहीं कर रहा हो, पर इससे ज्यादा पे कर रहा हो। अगर मैं एंगल बढ़ा दूं, इस केस में मैक्सिमम हाइट वाज 2.5, कोई और केस ऐसा हो सकता है जिसमें मैक्सिमम हाइट इज लेट्स से 4 मीटर, राइट, पर वो 4 मीटर पे हिट नहीं कर रहा है, वो हिट 3.75 पे कर रहा है। तो आंसर तो वो हुआ ना, क्योंकि ये पूछ रहा है कि बॉल पे सबसे ऊपर कहां पे हिट करेगा, ठीक है। तो ये वाली गलती नहीं करनी है भाई, नॉट सेइंग कि अपने ट्रेजेक्टरी के हाईएस्ट पॉइंट पे हिट कर रहा है, इट इज सेइंग कि क्या 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 इट इज सेइंग है, इट इज सेइंग कि वॉल पे हाईएस्ट पॉइंट पे हिट कर रहा है। तो अभी क्या करेंगे, देखो बहुत ही आसान, इस तरह के सवाल देखते ही चमकना चाहिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। जब भी कोऑर्डिनेट्स की बात हो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देखते ही चमकना चाहिए। तो लेट्स टेक दिस टू बी द ओरिजिन 0,0 एंड लेट्स टेक दिस टू बी x, y, राइट। ये इसके पाथ में आएगा ना x, y, x तो बताइए 5, y। तो अभी ये काम करते हैं, थीटा इज वेरिंग, है ना, थीटा वेरी कर रहा है, तो एक काम करते हैं इक्वेशन लिख देते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा और फिर y को मैक्सिमाइज कर देते हैं। ये तो मजेदार निकला, y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा कर देंगे और y को मैक्सिमाइज कर देंगे। तो देखते हैं, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का सवाल है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाओ, बच्चा बच्चा जानता है भाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, 15-20 साल पहले पढ़ा था। y इक्वल्स x tan थीटा, x is 5 minus gx square 10x square, what is x square, 25 डिवाइड बाय 2u square cos square theta, 2u square is 100 किसी को कोई परेशानी हो तो पूछ लेना भाई। तब देखो क्या बन गया, 5 tan थीटा, दिस इज y माइनस कितना हो जाएगा 5/4 cos स्क्वायर थीटा को लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा 1 दिस cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा 1 tan थीटा। बहुत ही मजेदार,
अभी तो इसका मैक्सिमाइज करना है बस, बहुत ही आसान। इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना, y का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो देख लो 5/4 माइनस 5/4 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा? दिस इज tan स्क्वायर थीटा +1 -4 tan थीटा, राइट? है कि नहीं है? ओके, अब ये कितना बन रहा है? दिस इज -5/4 tan थीटा -2 होल स्क्वायर -3 tan थीटा -2 होल स्क्वायर माइनस, है कि नहीं है भाई ये चीज? tan स्क्वायर थीटा -4 tan थीटा +1, तो माइनस को अंदर ले जाओ, ये आ गया अभी 5/4 3 माइनस tan थीटा -2 होल स्क्वायर, इतना है भाई 5/4 3 माइनस tan थीटा -2 होल स्क्वायर। तो देखो अपने को पता है अलग अलग थीटा के लिए y का वैल्यू अलग अलग आएगा जहां पे वो हिट करेगा, पर इसका मैक्सिमम चाहिए है। तो अभी देख के बताओ भाई कब मैक्सिमम आएगा? ये सीधी सी बात है, जब ये चीज मिनिमम हो जाएगी, ये तो कांस्टेंट है, और ये चीज मिनिमम कब होगी? जब tan थीटा इक्वल्स टू, जब tan थीटा 2 के बराबर होगा तब जाके ये मैक्सिमम आएगा। दिख ही रहा है भाई सबको। तो tan थीटा 2 कर दो तो कितना बचा? 15/4 3.75 है कि नहीं है? बहुत आसान, यही करना था बस। अभी देखो सारे पार्ट हो जाएंगे। अब इसी से रिलेटेड पूछ रहा है, maximum possible height on the wall at which particle can collide is 3.75, बिल्कुल सही। For the case of maximum possible height, the time of flight is this. मैक्सिमम पॉसिबल हाइट वाले केस के लिए ही टाइम ऑफ फ्लाइट करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे करेंगे? अभी अभी बचपन अभी अभी सीखा भाई कि टाइम ऑफ फ्लाइट तो इंडिपेंडेंट रहता है इस तरह के कोलिजन में। तो ये ऐसे आके ऐसे जाएगा, पर टाइम ऑफ फ्लाइट तो उतना ही रहेगा, सेम 2uy/ay। ठीक है, सेम ही रहता ना। अभी इस केस की बात हो रही है, तो 2u, u इज 10, g इज 10, साइन थीटा, साइन थीटा कितना है भाई? tan थीटा इज 2, साइन थीटा हो गया कितना? 2/√5। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 4/√5 सेकेंड। तो ऑप्शन बी बिल्कुल गलत जवाब है भाई। ठीक है, आगे देख लो और क्या था। हाँ, कोलिशन बिटवीन बॉल इज परफेक्टली इलास्टिक, है ना? देन इन द केस ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल हाइट, उसी केस की बात कर रहा है, पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड 2 मीटर फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छा, ऐसा ही क्या? तो अभी देखो अभी अभी अपन ने सीखा इलास्टिक कोलिशन में रेंज रिमेन्स द सेम। इलास्टिक कोलिशन में ना, तो रेंज रिमेन्स द सेम, तो रेंज का फॉर्मूला लगा सकते हैं भाई। तो लगा दो 2ux/uy/g। ux कितना है? u cos थीटा, tan थीटा इज 2, इसी केस की बात हो रही है, तो cos थीटा इज 1/√5 into sin theta, u sin theta is 10 into 1/√5 divided by g is 10। ठीक है भाई, कितना आ गया? दिस इज 20 and 2/√5। दिस इज 20 and कितना बन गया ये? 40/5, 8 मीटर आ गया भाई। रेंज इज 8 मीटर। रेंज इज 8 मीटर का मतलब क्या है? देखो यहां से यहां तक 5 मीटर तो ऑलरेडी चल चुका है, तो आगे वापस कितना चलेगा? दिस इज पॉइंट योर ए बी, तो ये 3 मीटर रहेगा, क्योंकि रेंज 8 मीटर है ना भाई। तो इधर से इधर तक चला 5 मीटर, इधर से इधर तक और चलेगा 3 मीटर, तो कहां पे गिरेगा? 2 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। समझे भाई? 2 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो आंसर सी इज करेक्ट। एंड डी क्या बोल रहा है? डी तो वैसे ही करेक्ट है, tan थीटा इक्वल्स 2 पे होगा। यस, तो आंसर क्या होगा भाई? ए सी डी। ठीक है, ए सी डी इज द आंसर। बहुत ही बढ़िया, अगले सवाल पे चलते हैं। तो ऐसे करने होते हैं ये सवाल। ओके, अगला सवाल देखेंगे भाई 26। 26 सबसे हो गया क्या?
फिर से वही दे दिया भाई, ये तो पिछली बार भी बताया था। सबको क्लियर है 26? हाँ ना, क्लिक कर दो भाई, क्लियर है ना 26? वही सेम सवाल आ गया है। बहुत ही बेशर्मी से छाप छाप के सवाल बनाए गए हैं, है कि नहीं है? हाँ भाई। हाँ शशांक, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रतीक क्लियर है? 4 लोगों ने हाँ लिखा है भाई, ये तो सबको क्लियर होना चाहिए। पिछली बार भी तो बताया है, पिछले पेपर के डिस्कशन में वी हैव ऑलरेडी डन द सेम क्वेश्चन। तो ठीक है, वापस क्यों करेंगे? इतना समय नहीं है जीवन में अपने कि एक ही चीज 10 बार करें। चलो आगे बढ़ेंगे। एक एक सवाल तुम्हारे क्लियर रहना चाहिए, ठीक है? काफी महत्वपूर्ण है ये टेस्ट और इनका एनालिसिस, तो एक एक सवाल तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लियर है। हाँ, 27 सवाल अगेन काफी महत्वपूर्ण। देखो रोलिंग के बहुत सवाल हैं इधर, और रोलिंग काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है एडवांस के लिए। मेंस में तो इतना ज्यादा नहीं आता है, पर एडवांस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो रोलिंग के सारे केसेस, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखो रोलिंग भर भर क्या है। ओके, देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 27। देखो फुर्ती से। It says uniform body with circular cross section released from rest, rough inclined plane. Which of the following is incorrect? बहुत ही मजेदार। तो इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग का सवाल है, ठीक है? ऐसा एक ऑब्जेक्ट है कोई, मास एम रेडियस आर का, ठीक है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और 37 डिग्री के रफ इंक्लाइन पे उसको फेंक दिया गया है, ठीक है? तो दिस इज कौन सा केस रोलिंग का? कौन सा केस? रफ इंक्लाइन पे ऑब्जेक्ट को छोड़ा है, ठीक है? रफ इंक्लाइन पे ऑब्जेक्ट को छोड़ा है। अगर तुम्हें रोलिंग के सारे केस समझने तो मैं उसका नोट्स भेज दूंगा, ठीक है? पर ये है रफ इंक्लाइन वाला केस जहां पे ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। बहुत बड़े अच्छी बात। ऑप्शन ए, सारे ऑप्शन चेक करने हैं। इफ द बॉडी इज hollow sphere then and mu equals 0.4 then it will perform pure rolling. ओके, किसी को फॉर्मूला याद है क्या भाई कि प्योर रोलिंग कब करता है? व्हाट इज द कंडीशन ऑन म्यू? ये याद रखने की जरूरत नहीं है, पर कोई क्या पता हो जो बहुत ही अद्भुत मेमोरी हो, जिसकी जो रट के बैठा हो कि व्हाट इज द कंडीशन ऑन म्यू सच दैट इंक्लाइन प्लेन पे प्योर रोलिंग हो। म्यू पे क्या कंडीशन होती है पता है किसी को? स्लिपिंग का तो कंडीशन एवरीवन नोज कि जब स्लिपिंग वाला होता है tan थीटा ग्रेटर देन म्यू पे इट स्लिप्स। नॉर्मल स्लिपिंग जब हो रही है तो tan थीटा ग्रेटर देन म्यू पे इट स्लिप्स, tan थीटा लेस देन म्यू पे इट डज नॉट स्लिप। एंगल ऑफ रिपोज कंडीशन में होता है। पर ये वाला किसी को कंडीशन को याद करके बैठा हो, ऐसा भी कोई है क्या जो डू यू रिमेंबर फॉर गिवन ऑब्जेक्ट क्या कंडीशन होता है? याद रखने की जरूरत नहीं है, 10 सेकंड में ड्राइव करेंगे भाई, ठीक है? तो अपने को पता है क्या होगा। दिस इज रफ इंक्लाइन का केस। सारी चीजें, अगर तुम्हें रोलिंग का केस क्लियर नहीं है तो मेरे को बाद में बोल देना, जब अपन रोटेशन पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है? एनीवे, तो अभी इसका एफडी क्या है भाई? सो यस, एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा लिख देते हैं भाई। एम जी कॉस थीटा इधर, एम जी साइन थीटा इधर, नॉर्मल फोर्स। अभी फ्रिक्शन किधर आएगा? सबसे पहले तो क्या चेक करना होता है? स्लिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है इस पॉइंट पे, एंड स्लिपिंग का टेंडेंसी है कि नहीं। तो अभी इस पॉइंट पे स्लिपिंग हो रही है क्या? बिल्कुल ही गलत जवाब, नहीं हो रही, क्योंकि उसको रिलीज किया है। तो एट दिस पॉइंट वेलोसिटी इज 0 इस इंस्टेंट पे, तो देयर इज नो रोलिंग हैपनिंग राइट नाउ, नो स्लिपिंग हैपनिंग राइट नाउ। इज देयर अ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग? बिल्कुल है, क्योंकि अभी अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो एम जी साइन थीटा आगे भाग जाएगा, मतलब सेंटर मास एक्सेलरेशन दे देगा, बट देयर इज नथिंग प्रोवाइडिंग अल्फा। सो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, दिस विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन अपना वैल्यू एडजस्ट करेगा सच दैट एसीएम बिकम्स इक्वल टू अल्फा आर। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये सब कॉन्सेप्ट सबको आता है। इट विल एडजस्ट इस वैल्यू सच दैट एसीएम जो है वो अल्फा आर के बराबर आ जाए। सेंटर मास का एक्सेलरेशन विल बी डाउनवर्ड, अल्फा विल बी क्लॉकवाइज, राइट? तो कैसे करेंगे? फुर्ती से इक्वेशन लिखेंगे। ट्रांसलेशन इक्वेशन क्या हो जाएगा? एम जी साइन थीटा माइनस एम माइनस एफ इक्वल्स एम ए सी एन। रोटेशन इक्वेशन क्या हो जाएगा? नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज द नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास? एफ आर इक्वल्स आईसीएम अल्फा
राइट। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, रोलिंग इक्वेशन, प्योर रोलिंग है तो कंडीशन इज ACM इक्वल्स अल्फा आर बिकॉज देयर इज नो स्लिपिंग एट दिस पॉइंट। बहुत ही मजेदार। तो अभी बस सॉल्व कर देंगे इसको, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो विल गेट, देख लो क्या आ जाएगा। अच्छा भाई, हाँ। तो एक्सेलरेशन, ये तो याद ही रख सकते हो वैसे, एक्सेलरेशन सेंटर मास विल गेट g sin थीटा बाय बीटा, वेयर बीटा इज 1 प्लस ICM आर स्क्वायर। ये तो याद ही होगा सबको, बच्चा बच्चा याद रखता है, ये याद रखना। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग की बात कर रहा हूं मैं भी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन सेंटर मास होता है g sin थीटा बाय बीटा, वेयर बीटा इज 1 प्लस ICM बाय m r स्क्वायर, या 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर अगर रेडियस ऑफ गायरेशन की टर्म्स में लिखना है तो। ओके, तो सेंटर मास का एक्सेलरेशन ये है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, वहां से f आ जाएगा, कितना आ गया भाई f, mg sin थीटा माइनस mg sin थीटा बीटा, mg sin थीटा 1 माइनस 1 बाय बीटा, है कि नहीं है भाई। mg sin थीटा माइनस mg sin थीटा बीटा, mg sin थीटा टाइम्स 1 माइनस 1 बाय बीटा, this should be less than equal to fs max for pure rolling, this should be less than equal to fs max mu mg cos theta, fs max is mu mg cos theta। तो यहां से आ गया mu should be greater than or equal to tan theta times 1 minus 1 by बीटा। ये है कंडीशन भाई, अगर किसी को याद रहती है तो बहुत ही बढ़िया, अगर याद नहीं रहती है तो 10 सेकंड में से डिराइव करना आना चाहिए, सब कुछ याद थोड़ी करके वैसे, ठीक है। ओके, tan थीटा टाइम्स, अगर म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू दिस है तो प्योर रोलिंग होगा, तो ये चेक करना पड़ता है। आगे एक सवाल आएगा उसमें भी ऐसा ही होगा, उसमें अगर तुम चेक नहीं करोगे तुम्हारा गलत होगा सारा, तो चेक करना पड़ता है। तो म्यू शुड बी ग्रेटर इक्वल टू tan थीटा टाइम्स 1 माइनस 1 बाय बीटा, तब प्योर रोलिंग कर पाएगा, अदरवाइज स्लिप कर जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है भाई, तो बोल रहा है पहले पार्ट, पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा था कि म्यू इक्वल्स 0.4 के लिए हॉलो स्फीयर के लिए होगा प्योर रोलिंग। तो ओके, देखते हैं भाई, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर की बात करते हैं। हॉलो स्फीयर के लिए बीटा कितना होता है भाई, बुद्धिजीवियों बताओ। हॉलो स्फीयर के लिए बीटा 1 प्लस ICM आर स्क्वायर कितना हुआ, 5/3, ठीक है। ओके, तो 5/3, सो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, tan थीटा, tan थीटा कितना गिवन है यहाँ पे 3/4, 37 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लाइन है, ठीक है, इनटू 1 माइनस 1 बाय बीटा। व्हाट इज 1 माइनस 1 बाय बीटा, 1 माइनस 3/5, 2/5। तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6/20 और 0.3। तो म्यू ग्रेटर देन 0.3 में मस्त हो जाएगा भाई रोलिंग, और वो क्या बोला था, म्यू इक्वल्स 0.4, तो हो जाएगा, बहुत ही मजेदार, तो हो जाएगा भाई, सही है, ए सही है, ठीक है। फिर क्या बोला था उसने, इफ बॉडी इज हॉलो स्फीयर एंड म्यू इक्वल्स 0.5, यानी कि इसमें भी होगा, ऑप्शन बी में भी प्योर रोलिंग होगा, देन रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल नहीं पूछा है, रोटेशनल टू ट्रांसलेशन, अब तो बहुत ही आसान है, रोटेशनल टू ट्रांसलेशनल। तो पहली बात तो ये देखना प्योर रोलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं प्योर रोलिंग नहीं हो रहा है और तुम फिर फॉर्मूला लगा दो, बट प्योर रोलिंग हो रहा है, म्यू इक्वल्स 0.5 है इसलिए, तो रेशियो ले लो, हाफ रोटेशन वाला कितना हो जाता है, 2/3 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ m v स्क्वायर VCM स्क्वायर। अभी हाफ आप कैंसिल, m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर और m VCM स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि प्योर रोलिंग है, तो कितना आ गया भाई रेशियो 2/3, ठीक है। रेशियो इज 2/3, तो वो बोल रहा था, कितना बोल रहा था, 2/5 बोल रहा था, जो कि गलत जवाब है। हाँ, सी देखो, सॉलिड स्फीयर, मेरे को बताओ फुर्ती से, सॉलिड स्फीयर के लिए म्यू का क्या कंडीशन आएगा प्योर रोलिंग, जैसे यहाँ पे म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.3 पे था प्योर रोलिंग, हॉलो के लिए, सॉलिड के लिए कितना आएगा, फुर्ती से बोलो भाई, सॉलिड के लिए म्यू कितना आएगा फॉर प्योर रोलिंग, बोलो रे, बोल नहीं रहा है कोई, तो फॉर्मूला लगा देंगे, अरुण ने कुछ कुछ बोला है, देखते हैं भाई।
सो फॉर्मूला लगा देंगे अगेन। हाँ, tan थीटा टाइम्स 1 माइनस 1 बाय बीटा, तो सॉलिड स्फीयर के लिए कितना हो जाएगा, म्यू शुड बी इक्वल टू tan थीटा 3/4 1 माइनस 1 बाय बीटा। बीटा कितना होता है सॉलिड स्फीयर के लिए, 7/5, तो 1 माइनस 5/7 इज 2/7, so mu should be greater than or equal to 3/14। 3/14 से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके होगा। और ये क्या बोल रहा है, किधर गया वो, म्यू इक्वल्स 0.1 पे प्योर रोलिंग करा रहा है, बिल्कुल गलत है भाई, 0.1 पे तो हो ही नहीं सकता है, 3/14 से ज्यादा होगा तब होगा, तो सी गलत हो गया। ठीक है, डी देखो, इफ बॉडी इज सॉलिड स्फीयर एंड म्यू इक्वल्स 0.5, म्यू इक्वल्स 0.5 में प्योर रोलिंग होगा क्या, यस, म्यू इक्वल टू 3/14 होना चाहिए, तो म्यू इक्वल्स 0.5 में प्योर रोलिंग होगा। फिर से रेशियो पूछा है ऑफ ट्रांसलेशन, रोटेशनल टू ट्रांसलेशन, तो भाई अगर प्योर रोलिंग होगा तो फॉर्मूला लगा दो, रोटेशन ट्रांसलेशन अगेन कितना हो जाएगा, हाफ 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय हाफ, तो 2/5, तो इसमें 2/5 आएगा भाई, और इसमें इसने 2/3 लिखा है। ठीक है भाई, तो ये भी गलत, इनकरेक्ट पूछे थे, ए सही पाया गया है, बी डी उल्टे हैं, हॉलो का सॉलिड में दिया है, सॉलिड का हॉलो में दिया है, और सी भी गलत है, तो बी सी डी। ठीक है भाई, चमका कि नहीं चमका फुर्ती से लिखो। चमक गया सभी लोगों को, प्रतीक कुमार जवाब तो दे, ऐसे क्या बेटा, दिलेश्वर इधर उधर क्या दिख रहा है, सब लोग दिख रहे हैं मेरे को, ओके आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर अगला 28। अच्छा, ये भी किया था भाई, ये भी सेम सवाल, पता नहीं सेम सवाल क्यों आ रहे हैं, पर ये भी एक लास्ट में था, किया था कि नहीं किया था, पिछले टेस्ट में ही ये सवाल किया था। तो बस मोमेंटम कंजर्वेशन इन दी एक्स डायरेक्शन लगाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन इन द वाई डायरेक्शन लगाएंगे, वहां से आ जाएगा ये पहला ऑप्शन, और फिर काइनेटिक एनर्जी के लिए तो बस हाफ 3m v डैश स्क्वायर, दैट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और लॉस के लिए बस घटा देंगे, तो वही सवाल है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा हाँ, यस, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 किया किसी ने, क्या जवाब आएगा बोलो। तो 3 इंक्लाइन प्लेन्स हैं, तीनों का हाइट और लेंथ सेम है, हाइट इज सेम, लेंथ इज सेम, शेप अलग है, और सेम ब्लॉक को नीचे फेंका है, इट सेज ब्लॉक्स रीच द ग्राउंड विद द सेम स्पीड। ठीक है, लेंथ ऑफ द पाथ अलग है पर लेंथ ऑफ द बेस सेम है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है, तो बोलो भाई क्या जवाब आएगा इसका, चैट में लिख दो। लिख दो भाई, फुर्ती से लिख दो, बन ही नहीं रहा है। बढ़िया, भाई B and C people are saying, why B and C है, ध्यान से देखो, B and C, B and C, B and D, बहुत सारे लोग B and C बोल रहे हैं, भक्ति A and C बोल रही है, B and D, हाँ चलो किसी का तो सही है, किसी का तो सही है, आगे देखते हैं किसका सही है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है, पर इसमें एक रिजल्ट आएगा जो काफी महत्वपूर्ण है, शायद तुम्हें पता हो या ना पता हो, जो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, ये 3 है भाई, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तीनों केस में हाइट इज सेम, तीनों इंक्लाइंस के लिए बेस लेंथ इज सेम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बेस लेंथ सेम है, राइट, बोल रहा है सेकेंड और थर्ड में जो पाथ लेंथ है वो भी सेम है, ठीक है, पर बेस लेंथ इज सेम।
ओके, पूछ रहा है और तीनों में वेलोसिटी सेम है। जब वो ब्लॉक नीचे आ गया, जब ब्लॉक नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज सेम इन ऑल द थ्री केसेस। ठीक है, देन क्या पूछा है? अच्छा, म्यू पूछा है। हाँ ठीक है, ओके बढ़िया, ऑलराइट। तो कैसे करेंगे भाई? तो देखो, तीनों केस में अगर अपन एफबीडी बनाए हैं, एफबीडी क्या है भाई? एमजी डाउनवर्ड्स, नॉर्मल ऐसे, ठीक है, एंड फ्रिक्शन ऐसे, टेंजेंशियल टू द पाथ। इसमें भी सेम चीज, mg ऐसे, नॉर्मल ऐसे, फ्रिक्शन टेंजेंशियल टू द पाथ। mg नॉर्मल, वही पुरानी कहानी, फ्रिक्शन टेंजेंशियल टू द पाथ। पर इन दोनों में क्या हो रहा है? पाथ चेंज हो रहा है, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है ना? इसमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन कांस्टेंट है। ओके, अच्छी बात। अब क्या करें भाई? तो सबसे पहली बात तो एनर्जी कंजर्व्ड है क्या? क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है भैया? इनमें बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है जो कि एनर्जी नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो एनर्जी को घटा रहा है। तो अपन क्या इक्वेशन लिखेंगे? वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स डेल्टा के प्लस डेल्टा ई। राइट, देखो जो भी मैं इक्वेशन लिखूंगा वो तीनों केसेस के लिए होगा, है ना? जनरल लिख रहे हैं अपन, तो क्या ये इक्वेशन तीनों में लिख सकते हैं भाई? चाहे स्ट्रेट हो चाहे कर्व्ड हो, राइट? फ्रिक्शन तीनों में ही वर्क कर रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन तीनों में लिख सकते हैं डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। इनिशियल इज दिस, फाइनल इज दिस। अभी देखो, क्या अपन बोल सकते हैं डेल्टा के तीनों में सेम है? तीनों केस में बोलो भाई, क्या अपन बोल सकते हैं डेल्टा के तीनों में सेम है? बिल्कुल भी सेम है भाई। क्यों? क्योंकि सवाल में दिया है इनिशियल तीनों में 0, फाइनल तीनों में सेम स्पीड, तो तीनों में सेम है हाफ एम वी स्क्वायर। बहुत ही मजेदार। डेल्टा यू, क्या बोल सकते हैं? डेल्टा यू तीनों में सेम है, बिल्कुल सेम है, माइनस एम जी एच, है ना? एच हाइट नीचे आ रहा है तो माइनस एम जी एच। ठीक है भाई, तो ये तीनों में ही लगा सकते हैं, ये जनरल लिखा है अपन ने, किसी के भी लिए फॉर्मूला, चाहे कोई भी केस हो डेल्टा के यही है, चाहे कोई भी केस हो डेल्टा यू यही है। तो वी कैन राइट कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन सेम इन ऑल द केसेस, है ना भाई? वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज सेम इन ऑल द केसेस, राइट? क्योंकि डेल्टा के भी सेम है तीनों में, डेल्टा यू भी सेम है। अच्छी बात है। पर अभी वर्क डन बाय फ्रिक्शन से म्यू कैसे निकालें? तो उसके लिए अपने को वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा, राइट? और बहुत ही मजेदार रिजल्ट होता है अगर तुम्हें पता है तो, कि इसमें द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कर्व्ड पाथ, राइट? वर्क डन बाय फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द कर्व्ड पाथ होता है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन म्यू। अभी देखो, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन वी हैव टू फाइंड, हाउ विल वी फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन किसी भी केस में? अभी मैं जनरल फॉर्मूला लिखूंगा, जो चाहे ये हो चाहे ये हो या ये हो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन का सेम फॉर्मूला आएगा। ठीक है, देखो, इस केस में तो इट इज प्रीटी सिंपल, क्योंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदल नहीं रहा है, तो वी कैन से इट इज माइनस इंटू एफ। एफ कितना है? म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एस, है ना? माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एस, एस इज द डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा, राइट? बट इवन इन दिस केस एंड दिस केस देखते हैं कितना आएगा। तो देखो, अभी मैं क्या करूंगा, राइट? एक मैंने छोटा सा एलिमेंट ले लिया, तो इस केस में तो अपने को पता ही है वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 1, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 1 जो है वो तो दिख ही रहा है, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इनटू एस। एस इज दिस, तो माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इनटू एस। व्हाट इज एस कॉस थीटा? दिस थीटा, कोई देखिएगा, व्हाट इज एस कॉस थीटा? एल, तो माइनस म्यू एम जी है। ठीक है, पहले वाले में कोई भी परेशानी नहीं है किसी को जीवन में, ये आ गया माइनस म्यू एम जी एल, बढ़िया। बट अभी देखना 2 एंड 3 में मजा आएगा। सो 2 एंड 3 के वर्क देखने के लिए मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, राइट? एज छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट, राइट? इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट में दिस इज डीएस, यहां पे ये अगेन दिस इज डीएस, जो लेंथ ऑफ द पाथ है, दिस इज डीएस। तो व्हाट विल बी डीडब्ल्यू? छोटा सा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। व्हाट विल बी छोटा सा वर्क डन बाय फ्रिक्शन? माइनस into F. What is F? Mu mg cos theta. Friction at any point is mu mg cos theta. पर यहां पे वो कह रहा है थीटा इज चेंजिंग, तो वी आर राइटिंग इंस्टेंटेनियस थीटा, है ना? यहां पे भी थीटा इज चेंजिंग, देखो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज होता जा रहा है, तो इंस्टेंटेनियस थीटा लिखा था। सो माइनस म्यू एमजी कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट डीएस, राइट? है ना? एंड माइनस क्यों लगाया? बिकॉज डायरेक्शन इज ऑपोजिट,
राइट। ये होता है ना वर्क डन, क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो दिस इज एस, दिस इज एस। व्हाट इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस? किसी भी पॉइंट पे इज ऑलवेज 180, चाहे पाथ ऐसा हो, चाहे पाथ ऐसा हो, चाहे पाथ ऐसा हो। फ्रिक्शन इज ऑलवेज टेंजेंशियल, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो ऑलवेज टेंजेंशियल। तो दोनों के बीच में एंगल हमेशा है भाई 180। तो दैट इज व्हाई देयर इज अ माइनस साइन। चमका ये चीज, तो चाहे ये हो या ये हो, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन दिस इज माइनस मी mg cos थीटा ds। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? छोटे 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 ऐड करेंगे सबको, तो इंटीग्रल हो जाएगा। तो w इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ दिस विच इज, अब देखो थीटा इज चेंजिंग, थीटा इज नॉट कांस्टेंट, है ना, थीटा इज नॉट कांस्टेंट। तो माइनस म्यू एम जी बाहर, म्यू एम जी इज कांस्टेंट, इंटीग्रल ds cos थीटा ऐसा आ गया, है ना। थीटा इज नॉट कांस्टेंट, थीटा इज चेंजिंग। तो अभी ऐसा लग रहा है कि देखिए खतरनाक इंटीग्रल है, ये अपन नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी डोंट नो थीटा कैसे चेंज हो रहा है। पर थीटा कुछ भी हो, थीटा कुछ भी हो, मेरे को देख के बताओ एट एनी इंस्टेंट व्हाट इज ds cos थीटा, व्हाट इज ds cos थीटा एट एनी इंस्टेंट? ये ds है, ये थीटा है, तो किसी भी इंस्टेंट पे ds cos थीटा क्या होगा? द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगले में भी फिर क्या होगा? ds cos थीटा विल बी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। फिर अगले में जाओगे ds cos थीटा क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इंटीग्रल ds cos थीटा कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा? टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को अपन ऐड कर रहे हैं भैया, जोड़ रहे हैं। तो इंटीग्रल ds cos थीटा इज नथिंग बट टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज नथिंग बट L। सेम चीज यहां पे भी, ds cos थीटा तुम करोगे तो ये आएगा, छोटे छोटे ds cos थीटा को सबको ऐड करो तो यू विल गेट द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो चाहे ये केस हो या ये केस हो या ये केस हो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज माइनस म्यू mg। ये रिजल्ट याद रखो भाई, अगर तुम्हें नहीं पता है तो, कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ओनली डिपेंड्स ऑन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड लेंथ ऑफ द बेस। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द पाथ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द पाथ। लेंथ ऑफ द पाथ और शेप ऑफ द पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है, केवल किस पे करता है? लेंथ ऑफ द बेस। ओके। अब देखो अपना क्या आया था? वर्क डन बाय फ्रिक्शन तीनों में सेम था, यानी कि म्यू mgl ये वैल्यू तीनों में सेम है, mgl तो वैसे ही सेम है। तो फॉर द वर्क डन बाय फ्रिक्शन टू बी सेम, म्यू शुड आल्सो बी सेम, यानी कि μ1 इक्वल्स μ2, तब जाके हो सकता है, बिकॉज शेप पे तो वो डिपेंड ही नहीं करता। या लेंथ ऑफ द पाथ, वो लेंथ ऑफ द पाथ से कंफ्यूज मत हो, सवाल ने तो लिखा हो भाई लेंथ 2 और 3 में सेम है और इससे ज्यादा है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता ना। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द बेस, वो तो वैसे भी सेम ही। तो μ1 इक्वल्स μ2 इक्वल्स μ3। चमका कि नहीं चमका भाई? ये है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये पूछता है कई बार कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है इन सब में सेम आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होगा, राइट। म्यू एम जी है। क्वेश्चन में वेलोसिटी निकालने को बोल देता है कई बार, ऐसा शेप दे देगा या ऐसा शेप दे देगा, इस तरह के सवाल आए हुए हैं। फाइंड द वेलोसिटी एट द बॉटम, तो वेलोसिटी एट द बॉटम ऐसे ही करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में वर्क डन बाय फ्रिक्शन को डालो माइनस म्यू एम जी एल, राइट, उसको उधर ले जाओ और वहां से वेलोसिटी निकालो, ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, किसी को कोई परेशानी इसमें? अगर चमक गया तो यस लिख दो भाई, परेशानी है, किसी को कोई दुख है, पीड़ा है तो बोल दो। आंसर बच्ची ने सही जवाब दिया है, शाबाश। होगी नहीं। ओके, आगे बढ़ेंगे भाई। क्यों दर्शन, समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है? हाँ भाई, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। 30 देखो, फुर्ती से देख लो, समय की जीवन में बहुत कमी है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 30 भी इंपॉर्टेंट है और पर आसान ही है। दिखने में लगता है अरे भाई ये क्या है, पर है बहुत ही ज्यादा बचपन की याद दिला देने वाला। ठीक भाई, पढ़ लिया? हाँ, ओके। तो भाई ऑप्शन ए बोल रहा है
force exerted by liquid on the flat surface. Force exerted by liquid on the flat surface depends किधर है, is independent of h and d but depends on r and rho. Okay, देख लो भाई है क्या, ऐसा है कुछ, ठीक है. इधर है लिक्विड मास रो का, दिस डिस्टेंस इज h. पहले में बोल रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन फ्लैट सरफेस. तो फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन फ्लैट सरफेस ये वाला है ना, F फ्लैट. बताइए फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द फ्लैट सरफेस, क्या अपन इसको प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं भाई? हाँ या ना, फुर्ती से जवाब दो. इसको प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं क्या? फ्लैट सरफेस पे लग रहा है, बोलो लिख सकते हैं या जुर्म हो जाएगा? जुर्म तो नहीं हो जाएगा भाई, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फ्लैट सरफेस एंड यूनिफॉर्म प्रेशर, राइट. तो फ्लैट सरफेस पे कितना हो जाएगा प्रेशर? व्हाट इज प्रेशर? रो जी एच, क्योंकि होमोजीनियस इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर. तो पहला वाला सही है क्या भाई? बोल रहा था इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एच एंड डी. डी से तो इंडिपेंडेंट है, पर एच से इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं है भाई, एच पे तो डिपेंड कर रहा ही है. अच्छी बात है, तो ये गलत हो गया. बी क्या था भाई ऑप्शन? फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एच एंड डी बट डिपेंड्स ऑन आर एंड रो. सेम चीज बोल रहा है बट कर्व्ड सरफेस पे बोल रहा है. तो अभी देखो कर्व्ड सरफेस पे भी ये फोर्स लगाएगा ऐसे FC कर्व्ड सरफेस. तो कर्व्ड सरफेस के फोर्स को अपन प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं क्या भाई? हैं? कर्व्ड सरफेस प्रेशर इनटू एरिया कर सकते हैं क्या? बोलो. बिल्कुल भी नहीं. मतलब कर सकते हो, पर फिर तुम्हें एवरेज प्रेशर लेना पड़ेगा जो कि इसके हाफ हाइट पे होगा, क्योंकि लीनियर वेरिएशन है, और प्रोजेक्शन एरिया लिखना पड़ेगा, ठीक है. पर वो करने की जरूरत नहीं है. अगर कर्व्ड सरफेस का फोर्स निकालना है तो कैसे करेंगे भाई? देखो अपने को पता है बॉयंट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द प्रेशर फोर्सेस. बचपन की याद, बचपन में पढ़ा था. बॉयंट फोर्स जो है इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द प्रेशर फोर्स. अभी उसकी मदद लेंगे. बॉयंट फोर्स का दरवाजा खटखटाया अपन ने. तो बॉयंट फोर्स क्या होगा? रिजल्टेंट ऑफ ऑल द प्रेशर फोर्सेस. यानी कि इस पे जो बॉयंट फोर्स लग रहा है दैट इज कौन सा? F कर्व्ड माइनस F फ्लैट या F फ्लैट माइनस F कर्व्ड, कौन सा ज्यादा होगा? सीधी सी बात है, कर्व्ड वाला ज्यादा होगा, है ना. कर्व्ड वाला किधर लगेगा? नेट ऊपर लगेगा. हॉरिजॉन्टल तो कैंसिल होगा भाई, तो नेट ऊपर लगेगा. तो द बॉयंट फोर्स जो है दैट इज F कर्व्ड सरफेस माइनस F फ्लैट. बहुत ही मजेदार. तो अभी कर्व्ड सरफेस का फोर्स देख लो क्या आ गया. ये भी पूछ सकता है सवाल में, कितना है वैल्यू. यहाँ पर तो बस डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट. तो हाँ कितना आ गया ये फ्लैट सरफेस का, जो कि था रो जी एच पाई आर स्क्वायर प्लस बॉयंट फोर्स. बॉयंट फोर्स कितना होगा भाई? रो ऑफ फ्लूइड इनटू द वॉल्यूम सबमर्ज्ड. कितना वॉल्यूम सबमर्ज करके बैठा है ये? 2/3 पाई आर क्यूब इनटू जी. मस्त है, ठीक है ना. तो ये डिपेंड कर रहा है क्या भाई? ये भी एच पे डिपेंड कर रहा है, डी पे तो नहीं कर रहा है, पर ये भी एच पे कर रहा है. मजेदार. तो ये भी गलत हो गया. सी ऑप्शन देखो, फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड. अब इसने कुछ कर्व्ड या फ्लैट नहीं लिखा है, इसने बस फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड लिख दिया. फिर से वही सेम चीज पूछा है, इंडिपेंडेंट ऑफ एच एंड डी बट डिपेंड्स ऑन आर. तो ये सही है क्या? इसने बस लिख दिया भाई फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड. इसका मतलब क्या? टोटल फोर्स. टोटल फोर्स यानी कि बॉयंट फोर्स, नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड. वो कितना है पता ही है, रो इंटू 2/3 पाई आर क्यूब जी. हाँ भाई, तो यस दिस इज करेक्ट. दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एच एंड डी एंड डिपेंड्स ऑन रो एंड आर. ठीक है. तो फ्लैट वाला और कर्व्ड वाला दोनों एच पे डिपेंड करेंगे, बट जो नेट है वो एच पे डिपेंड नहीं करेगा. तो सी वाला ऑप्शन सही है. डी वाला कंबाइंड वेट ऑफ वाटर प्लस टैंक प्लस हेमिस्फीयर with hemisphere inside the water taken by weighing machine is equal to W1 plus W2. कैसी कैसी चीजें पूछ रहा है भाई. अगर यहाँ पे weighing machine रख देंगे
तो कितना उसका वेट आएगा, कितना वो रीडिंग आएगा। ऑब्वियसली अगर ये अपना सिस्टम है तो नीचे लग रहा है W1 प्लस W2, बॉइंट फोर्स इंटरनल, तो जो रीडिंग आएगा नॉर्मल फोर्स का दैट इज W1 प्लस W2। सही जवाब। तो गलत पूछा था शायद इसने, तो ए एंड बी गलत जवाब है। ठीक है भाई, हाँ ओके। ऐसे करते हैं आसान। 31, 31 देखो। फिर से आ गया भाई रोलिंग का महत्वपूर्ण सवाल। तो इस सवाल में क्या हो रहा है भाई? प्योर रोलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सबसे पहले तो वो चेक करो। बोल रहा है रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर है। बहुत बढ़िया, शाबाश। जेंटली केप्ट, बहुत ही आहिस्ते से रख दिया है उसको एच हाइट पे। ठीक है, अच्छी बात है। म्यू इज tan थीटा बाय 4। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी है तो बॉटम और ये और वो और ये सब पूछा। ठीक है, हाँ। तो बताओ सबसे पहले तो भाई, अभी प्योर रोलिंग होगा या रोलिंग विथ स्लिपिंग होगा? इसका मोशन क्या होगा? प्योर रोलिंग या रोलिंग विथ स्लिपिंग? किससे पूछे भाई, कौन बताएगा? प्योर रोलिंग होगा या रोलिंग विथ स्लिपिंग होगा? बोलो बोलो भाई। अभी अभी चेक किया, अभी अभी देखा, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा टाइम्स बीटा 1 माइनस 1 बाय बीटा, ये होना चाहिए प्योर रोलिंग के लिए। है क्या? tan थीटा इंटू बीटा कितना होता है? कौन है ये रिंग है, तो रिंग का बीटा कितना होता है? 2। 1 प्लस आई सी आर स्क्वायर 2, तो दिस इज 1 माइनस हाफ। म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा बाय 2 होना चाहिए भाई प्योर रोलिंग के लिए। और यहां क्या दिया है? यहां उसने म्यू tan थीटा बाय 4 दिया है, तो मोशन इज नॉट प्योर रोलिंग, मोशन इज रोलिंग विद स्लिपिंग। तो प्योर रोलिंग के रिजल्ट मत लगा के बैठ जाना और फिर बोल ऐसे मत बोलो अरे भाई जवाब नहीं आ रहा मेरा। तो प्योर रोलिंग का फॉर्मूला लगा दोगे तो गड़बड़। पहले चेक करना होता है भाई मोशन इज रोलिंग विद स्लिपिंग। बहुत ही शानदार प्रदर्शन, सही जवाब भक्ति का। रोलिंग विद स्लिपिंग होगा। अब क्या करें रोलिंग विद स्लिपिंग होगा तो रोलिंग विद स्लिपिंग का मतलब कुछ भी नहीं है, बस काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। mg sin थीटा और काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो अभी क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे और अल्फा निकालेंगे और फिर सब कुछ कर देंगे। तो अभी एसीएम इक्वल अल्फा आर नहीं आएगा, देखना। तो एसीएम कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल, नेट फोर्स बाय एम। करना वही है, ये मत सोचो प्योर रोलिंग नहीं है तो मुश्किल हो गया, कुछ मुश्किल नहीं हुआ। mg sin थीटा इधर, और अभी मेन थिंग इज फ्रिक्शन इज काइनेटिक, तो उसको लिख देंगे म्यू mg cos थीटा। तो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा बाय एम, यही हुआ ना? यही है ना भाई, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा बाय। तो एसीएम इज g टाइम्स sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। कहीं देखा हुआ है क्या ये? जाना पहचान लग रहा है क्या? है जान पहचान लग रहा है फॉर्मूला? दिस इज एक्सेलरेशन इन केस ऑफ स्लिपिंग। स्लिपिंग में भी यही एक्सेलरेशन होता था अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लिप कर रहा हो तो। ठीक है, तो रोलिंग विद स्लिपिंग में भी यही है, राइट, सेम थिंग। ठीक है, अगर रोल नहीं भी कर रहा हो, प्योर ट्रांसलेशन है तो भी यही होता है। ठीक है, एनीवे हाँ, तो कितना हो जाएगा भाई? देखो tan थीटा गिवन है कितना, नहीं म्यू गिवन है कितना, tan थीटा बटे 4, इतना गिवन है। तो देख लो म्यू कॉस थीटा को क्या लिख देंगे, sin थीटा बाय 4, sin थीटा माइनस sin थीटा बाय 4, इतना हो गया 3g/4। ठीक है, दैट्स इट, आसान। अल्फा कैसे निकालेंगे भाई? अल्फा कैसे निकालेंगे? अल्फा टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल्स आईसीएम अल्फा। व्हाट इज टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास? म्यू mg cos थीटा इंटू आर, यही है भाई। म्यू mg cos थीटा इज द फ्रिक्शन इंटू आर, बाकी किसी का तो टॉर्क है नहीं। इक्वल्स आईसीएम, कौन है ये? फिर से रिंग है भाई, एम आर स्क्वायर अल्फा, एम आर कट गया भाई, क्या बचा? अल्फा इज म्यू जी कॉस थीटा बाय आर,
अगेन म्यू कॉस थीटा को लिख दो साइन थीटा बाय 4 साइन थीटा बाय जी साइन थीटा बाय 4r। ठीक है भाई, तो देखो अल्फा आर जो है वो एसीएम के बराबर नहीं है। अल्फा आर कितना है? अल्फा आर इज कम है, उससे होना भी चाहिए। ओके, तो क्या करें अब? हाँ, अब सवाल पे आते हैं। हाँ, बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग व्हेन इट रीचेस द बॉटम इज 2/3 mgh। कैसे निकाले काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉटम? बोलो भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉटम कैसे निकाले? देखो दो तरीके हैं अपने पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉटम के। एक तो है एसीएम आ गया, कांस्टेंट है, इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालो, लगाओ वीसीएम निकालो। फिर इधर अल्फा आ गया, ये भी कांस्टेंट है, इक्वेशन मोशन लगाओ, ओमेगा निकालो। फिर हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम बीसीएम स्क्वायर। पर थोड़ी मेहनत है इसमें, है ना? तो ये नहीं करेंगे, इतनी मेहनत की तो आदत नहीं है अपने को आ गया आलस। तो क्या करेंगे, बस लिख देंगे काइनेटिक फ्रिक्शन है तो एनर्जी कंजर्वेशन मत लगा देना गलती से, है ना? काइनेटिक फ्रिक्शन है तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा के बैठे। सो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। पूर्ति से जवाब आएगा भाई। व्हाट इज वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन? कांस्टेंट फोर्स है, तो माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इनटू डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस? हाइट h गिवन है शायद, तो h दिस इज द डिस्टेंस, h बाय साइन थीटा। बहुत ही मजेदार, है ना? माइनस में mg cos थीटा इंटू डिस्टेंस h बाय साइन थीटा इक्वल्स डेल्टा के जो निकालना है इनिशियल 0 प्लस डेल्टा यू। डेल्टा यू कितना है? माइनस mg। बहुत ही बढ़िया। अब ये देख लो, व्हाट इज दिस? दिस इज माइनस म्यू बाय दिस इज tan थीटा। सो म्यू बाय tan थीटा कितना है? मान से देखो 1/4 किधर है? हाँ, तो माइनस एम जी एच बाय 4 इक्वल्स के माइनस एम जी एच। यहां से के आएगा 3/4 एम जी एच। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, ना कि जो उसने बोला था 2/3 एम जी एच। बिल्कुल गलत जवाब है, ये आएगा। ओके, बहुत बढ़िया। और क्या पूछा था उसने? टाइम टेकन टू रीच द बॉटम। कैसे निकालेंगे भाई टाइम टेकन टू रीच द बॉटम? कैसे निकालेंगे भाई? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। हाँ भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। सेपरेटली लगाना पड़ेगा, ट्रांसलेशन के लिए सेपरेटली, रोटेशन के लिए सेपरेटली। तो ट्रांसलेशन के लिए लगा दो भाई इक्वेशन ऑफ मोशन। बस डिस्प्लेसमेंट पता है अपने को, कर दो u इज 0 एस इक्वल हाफ ए टी स्क्वायर। क्या निकालना है? अच्छा, टाइम निकालना है। हाँ, तो √2s बाय एस कितना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास अभी आया h बाय साइन थीटा, तो 2h बाय साइन थीटा डिवाइड बाय कितना? एक्सेलरेशन कितना है? 3g/4 साइन थीटा। सही है भाई, कितना है? 8h/3g साइन स्क्वायर। है कि नहीं है? बस यही का इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा देना था। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 3g/4 साइन थीटा। यस, सही है, ये तो पहले ही आ गया। एंड एंगल बाय विच द रिंग रोटेट्स इज दिस। तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन रोटेशन में लगा देंगे भाई। रोटेशन में क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा इज हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अगेन इनिशियल इज 0, तो डेल्टा थीटा इज हाफ अल्फा कितना है भाई? ये रहा जी साइन थीटा बाय 4r। टी स्क्वायर कितना है भाई? ये 8h/3g साइन स्क्वायर थीटा। निकाल लो, आ जाएगा h/3g साइन 3r साइन थीटा। दैट्स इट। तो दिखने में बड़ा खतरनाक लग रहा था सवाल, पर था एकदम सीधा साधा। बस चेक करना था कंडीशन और उसके बाद लगा देना। ओके,
आगे बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 32 यह है कि नहीं है भाई, बोलो। 32 है कि नहीं आया? क्या होगा 32 का जवाब? चैट में लिखिए। 32 आया कि नहीं आया? फुर्ती से बोलो, फुर्ती से बोलो भाई। 32 क्या आएगा? आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें। फिर से रोलिंग का सवाल डाल दिया लगता है। हाँ, फिर से रोलिंग का सवाल। डी कैसा आ रहा है केवल? क्या भाई रोहन, ध्यान से देख। ऐसा कुछ बोल रहा है कि भाई मास एम रेडियस आर का डिस्क है। ये तो आसान सवाल है यार, ये तो होना चाहिए था। एंड ऐसे पार्टिकल्स, 4 पार्टिकल्स रिजिडली ज्वाइन कर दिए भाई, बहुत ही मजेदार। डिस्क का वेलोसिटी दे दिया वी नॉट आई कैप, सेंटर ऑफ द डिस्क। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क पार्टिकल सिस्टम, एंड बोल रखा है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, तो चिंता की जरूरत नहीं है, सवाल ने दे दिया है कि प्योर रोलिंग है। तो काइनेटिक एनर्जी इतना है। बोलो भाई कैसे करेंगे? ये तो आसान सवाल है, ये कैसे नहीं हुआ? ओके। हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कैसे निकालेंगे भाई, बोलो। कोई जवाब देगा? कोई जवाब देगा? हाँ भाई जितेन, कैसे निकालेंगे? बोलो यार, ऐसे क्या, ऐसे क्या बैठे हो? जवाब दे यार, कैसे निकालेंगे? हाँ, कैन वी डू, देखो वी आर गिवन सेंटर का वेलोसिटी इज, सेंटर ऑफ द डिस्क इज वी नॉट आई कैप, एंड मोशन पे और रोलिंग है भाई। तो मोशन पे और रोलिंग है, तो कैन वी डू हाफ टोटल मास, टोटल मास मतलब m प्लस 4m इंटू वी नॉट स्क्वायर, है ना? दिस इज ट्रांसलेशन वाला। अरे भाई प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इसका, जो भी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ओमेगा स्क्वायर को ये v स्क्वायर बाय r स्क्वायर यू कैन राइट, बट कैन वी डू दिस? लिखो भैया हाँ या ना। हाफ m प्लस 4m टोटल मास इंटू v नॉट स्क्वायर ट्रांसलेशन वाला, प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ओमेगा स्क्वायर। सही है गलत है? बोलो, पूर्ति से जवाब दे दो। बिल्कुल ही सही नहीं है, गलत जवाब है। क्या गलती है इसमें, कोई बताएगा भाई? अरुण बोल रहा है गलत है। अरुण क्या गलती है इसमें? अरुण से पूछते हैं। अरुण बताओ भाई क्या गलती है इसमें? बोल अरुण, फुर्ती से बोल, बोलना। अभी तो खुद बोल रहा था नहीं है। ठीक है, अरुण बोलने में शर्मा रहा है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, तो अभी इसमें गलती ये है कि देखो, अगर तुम्हें ऐसा करना है तो यू हैव टू लुक एट द मोशन ऑफ कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, राइट? कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, यू कैन नॉट से मोशन ऑफ, मतलब यहाँ पे v नॉट जो है वो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द डिस्क है, राइट? नॉट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो सीधी सी बात है बदल जाएगा, थोड़ा ऊपर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो अगर तुम्हें ये करना है तो यू हैव टू डू हाफ m प्लस 4m bcm स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा। पर वो ठीक है, वो थोड़ा लंबा काम पड़ेगा, पहले VCM निकालो ICM निकालो, मेहनत का काम है, मेहनत तो अपन बचपन से डरते हैं करने। ठीक है, तो क्या करेंगे? कैन वी डू हाफ IP ओमेगा स्क्वायर? ये कर सकते हैं क्या? IP इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट P। ये कर सकते हैं क्या भाई? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मोशन इज प्योर रोलिंग, सो देयर इज नो स्लिपिंग हियर। तो हाफ IP ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वो करने में गलती हो सकता है, ठीक है, ध्यान से करना, राइट? सेंटर मास निकालना पड़ेगा अगर वो करना है। हाँ, तो हाफ IP ओमेगा स्क्वायर, अभी देख लो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट P। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट P निकालेंगे, विल कंसीडर डिस्क एज सेपरेट, पार्टिकल्स एज सेपरेट।
तो बोलो भाई, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट पॉइंट पी? 3/2 mr²। पैरेलैक्सिस थ्योरम लगा दिया बेशर्मी से, mr²/2 प्लस mr²। ठीक है, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल का कितना है अबाउट दिस पॉइंट पे? देखो, ये बीच वाले का हो जाएगा mr², r डिस्टेंस पे है। इन दोनों का हो जाएगा 2mr², √2r की दूरी पर है, और इसका हो जाएगा 4mr², क्योंकि 2r की दूरी पर। तो 4, 2, 2 और 1, 9mr²। ठीक है भाई, है ना, इंटू ओमेगा²। ओमेगा को v²/r² लिख सकते हैं क्या? v02/r²। यस, ठीक है, सो v02/r²। ऑलराइट, तो अभी एक देख लो, इसको आ जाएगा, दिस इज 3m/4m प्लस 9/2m। काइनेटिक एनर्जी पूछा था v02। ठीक है भाई, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, 9m/2 प्लस 3m/4 v02। ये ऐसा, ठीक है, ऐसा, बहुत ही बढ़िया, मजेदार। ठीक है, सेकेंड पार्ट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द एंटायर सिस्टम। एंटायर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, नॉट द सेंटर ऑफ डिस्क। v0 इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ डिस्क। अभी अपने को चाहिए एंटायर सिस्टम का जो सेंटर मास आएगा इधर, उसका वेलोसिटी। वो कैसे निकालेंगे? वो कैसे निकालेंगे भाई? एंटायर सिस्टम का सेंटर मास फॉर्मूला लगा दो VCM का। सो अगेन, कंसिडर पार्टिकल्स है सेपरेट, कंसिडर डिस्क है सेपरेट। तो अपने पास 5 ऑब्जेक्ट हैं, तो हर पार्टिकल का मतलब हर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ऐड करेंगे और फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो डिस्क को देखो, डिस्क का क्या हो जाएगा? ये नहीं ऐसे निकालते ना वेलोसिटी सेंटर मास, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 ऐसे। तो डिस्क का कितना? mv0 प्लस इस पार्टिकल का कितना? इस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है? इस पार्टिकल का वेलोसिटी भी v0 ही है, बिकॉज दिस इज एट द सेंटर। ये सेंटर पे है ना, तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा? v0 ही होगा। तो प्लस mv0, राइट। अभी इन दोनों का देखो, इसका वेलोसिटी क्या होगा? इधर वाले का v0 तो सेंटर की वजह से होगा, बट सेंटर के रिलेटिव कितना होगा? r ओमेगा इस तरफ, ये भी होगा ना, राइट, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। तो v0 इस तरफ और r ओमेगा इस तरफ, अगर ओमेगा ऐसा है तो। सिमिलरली इसका क्या होगा? v0 इस तरफ और r ओमेगा इस तरफ। तो भाई अभी r ओमेगा की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि r ओमेगा हो जाएगा कैंसिल। जब इन दोनों को जोड़ोगे वेक्टर सम, तो r ओमेगा इन दोनों का कैंसिल, बचेगा क्या? इसका mv0 इधर, इसका भी mv0 इधर, तो प्लस 2 mv0, है ना। तो इन दोनों का ले लिया अपन ने, इसका भी ले लिया, इसका भी ले लिया। फाइनली इसका वेलोसिटी कितना होगा? 2v0, v0 प्लस ओमेगा, VCM प्लस ओमेगा, तो v0 प्लस ओमेगा। ठीक है, तो इसका भी हो जाएगा 2v0 डिवाइड बाय टोटल मास। व्हाट इज द टोटल मास? m प्लस 4m। दैट्स इट, फॉर्मूला लगा दो VCM का। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स माना है अपन ने, m1 v1 प्लस m2 v2 ऐसा। तो m प्लस 5m डिवाइड बाय m प्लस 4m। ठीक है भाई, m प्लस 5m डिवाइड बाय m प्लस 4m v0। ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट p, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट p इज दिस। ये कैसे करेंगे भाई? एंगुलर मोमेंटम अबाउट p कैसे निकालें? कैन बी राइट IP ओमेगा। हाँ भाई, क्योंकि अभी अभी देखा P के अबाउट प्योर रोलिंग है। अगर P के अबाउट प्योर रोलिंग है तो ये कर सकते हैं, अगर प्योर रोलिंग नहीं होता तो नहीं कर सकते, क्योंकि P के अबाउट प्योर रोलिंग है, सॉरी प्योर रोटेशन है, एंड प्योर रोटेशन में वी नो एंगुलर मोमेंटम इज I ओमेगा। तो रोलिंग के बहुत सवाल है भाई इधर, इसमें जिसने रोलिंग अच्छे से नहीं पढ़ा है कर लो भाई। ठीक है, सो IP ओमेगा, राइट, क्योंकि प्योर रोटेशन अबाउट पॉइंट P है। व्हाट इज IP? अभी अभी निकाला था, ये रहा 3/2mr² प्लस 9mr²। ओमेगा कितना है भाई? v0/r। चमक गया, दैट्स इट। कितना है ये?
अभी 3/2 RB नॉट कॉमन ले लिया है उसने, 3/2 RB नॉट कॉमन ले लो, दिस बिकम्स m प्लस 6, ठीक है। ठीक है ना भाई, तो 3/2 RB नॉट m प्लस 6m, डायरेक्शन क्या है, ओमेगा का डायरेक्शन में, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन इज ऑलवेज सेम एज ओमेगा का डायरेक्शन विच इज अंदर, अंदर है भाई, माइनस के कैप। ओके, मजेदार। ठीक है, आखिरी पार्ट देख लो, वो भी सही है। हाँ, मैक्सिमम स्पीड ऑन द डिस्क विद रिस्पेक्ट टू एस इज 2v0, बिल्कुल सही। अभी अभी अपन ने देखा मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, इस पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट का होगा, तो 2v0 ही होगा। तो ए बी सी डी सारे ही सही पाए गए, सारे ही सही हैं जवाब। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। 33 देखो, पूर्ति से बहुत रोलिंग के सवाल हैं। हाँ 33 आसान है, फटाफट देखो, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, 33 काफी आसान। हाँ भाई 33 बताऊं क्या ये, देखो इट्स आसान सवाल, कुछ भी नहीं करना है। दो पार्टिकल हैं जो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल में घूम रहे हैं, ठीक है भाई, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में R1 R2 की रेडियस में मस्त घूम रहे हैं, V1 V2 वेलोसिटी से, A1 A2 इज द एक्सेलरेशन। तो पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 2 रिलेटिव टू 1, कैसे करेंगे, 1 ये है 2 ये है, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 रिलेटिव टू 1 क्या होगा भाई, बहुत ही आसान। तो अगर 1 के फ्रेम में देख रहे हैं, 1 के फ्रेम में देख रहे हैं, दिस इज कौन सा, एक्सेलरेटिंग फ्रेम, तो अपने को सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो व्हाट विल बी द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 इन द फ्रेम ऑफ 1, फ्रेम ऑफ 1, पहले के फ्रेम में 2 का एफबीडी क्या हो जाएगा भाई, एक तो फोर्स इधर लगेगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगी रहा है, ठीक है ना, F2, एंड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ठीक है, सूडो फोर्स, ठीक है। तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा इन द फ्रेम ऑफ 1, F2 माइनस F सेंट्रीफ्यूगल बाय M, ठीक है, दैट्स इट। F2 जो इस पे एक्चुअल फोर्स लग रहा है, ग्राउंड के रिलेटिव भी एक फोर्स है ना, F2 इज दैट जो ग्राउंड के रिलेटिव भी लग रहा है, उसकी वजह से तो घूम रहा है, माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइड बाय व्हाट इज F2 बाय M, A2, ठीक है, F2 बाय M जो इस पे एक्चुअल ग्राउंड के रिलेटिव लग रहा था, उसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन A2 आ रहा है ना, दिस V स्क्वायर बाय V2 स्क्वायर बाय R2 माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइड बाय M, दिस इज M2, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, फ्रेम है ये, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, v1, अच्छा, या फिर तुम इसको ऐसे लिख सकते हो v2 स्क्वायर बाय r2 माइनस v1 स्क्वायर बाय r2, ठीक है, बहुत ही आसान। एंड व्हाट इज एक और चीज पूछी है इसने, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज सेम एज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये सही होगा क्या, हाँ यस, चाहे 1 के रिलेटिव, एक्चुअली डायरेक्शन इज ऑपोजिट, नहीं एक्चुअली दिस इज रॉन्ग, बिकॉज एंगुलर स्पीड बोला है वेलोसिटी बोला है, हाँ वेलोसिटी बोला है, दिस इज रॉन्ग, स्पीड बोला तो दिस इज करेक्ट, बिकॉज डायरेक्शन इज ऑपोजिट, है ना, क्योंकि इफ यू आर फाइंडिंग ओमेगा ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, है ना, ओमेगा ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 2 का 1 के रिलेटिव, 2 का 1 के रिलेटिव, वो क्या होगा पता नहीं कैसे निकालते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर डिवाइड बाय जो r है सेपरेशन, राइट, तो रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज v2 माइनस v1 ओनली। यहाँ पे तो आसान हो गया अपना काम, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर ही है लाइन जॉइनिंग के,
सो V2 माइनस V1 डिवाइड बाय क्या, किधर R कितना है, R2 माइनस R1। डायरेक्शन क्या होगा, अज्यूमिंग V2 इज ग्रेटर देन V1, अज्यूमिंग V2 इज ग्रेटर देन V1, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो ये इसके रिलेटिव ऐसे ही जाएगा, ओके, मतलब ऊपर एंटी क्लॉक, ठीक है। और ओमेगा 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 भी यही आएगा, V2 माइनस V1 बाय R1, R2 माइनस R1, बट ऑब्वियसली इसके रिलेटिव वो ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन इज ऑपोजिट, क्योंकि V1 माइनस V2 आ जाएगा ना, so direction is opposite, direction is opposite, magnitude is same, so angular speed is same, angular velocity का magnitude is same, direction is opposite। 34 पूर्ति से देखो, डिस्कस करना है कि नहीं करना है, पूर्ति से बोलेंगे, डिस्कस करना है तो हाँ, नहीं करना है तो नो, पूर्ति से लिखो। 34 नंबर, डिस्कस करना है तो हाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं करना है तो नो पे क्लिक करेंगे। जवाब दो भाई। जवाब ही नहीं दे रहे हैं लोग। ओके, ठीक है, सबका हो गया लगता है, फाइन, ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। 35 क्लियर है, काफी आसान सवाल। अगेन डिस्कस करना है तो हाँ, नहीं करना है तो नो। दिस इज हॉरिजॉन्टल ट्यूब, तो आसान हो गया अपना, वर्टिकल होता तो इट वुड बी कॉम्प्लिकेटेड। डिस्कस करना है तो हाँ, नहीं करना है तो नो। 35 नहीं करना है, ठीक है, तो अगेन 35 इज इजी, वही करना है बस। फर्स्ट कोलिशन तो पता ही है, पाई आर बाई 2 यू पे होगा, एंड सेकेंड कोलिशन के लिए रिलेटिव वेलोसिटी बिकम्स हाफ ऑफ यू, एंड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 2 पाई आर, तो बी भी आ जाएगा। और जो थर्ड कोलिशन है वो ऑप्शन में नहीं है। हाँ, 36 करना है क्या भाई, हाँ ना? 36 अगेन दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। 36 इस तरह के सवाल बहुत बनते हैं, फिर से रोलिंग का सवाल आ गया, देखो। ओके, 36 क्विकली लेट्स सी, जैसा बोल रहा है वैसा करना है बस। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, इट सेज ऐसा कुछ है, दिखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा है, पर है उतना ही आसान। ऐसा कुछ है भाई, हाँ, हो गया, कहानी लिखी है बहुत सारी इसने, और ठीक, तो निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। देखो ऐसा कुछ है, ये है बड़ा सिलेंडर, रेडियस R1 मान लो, ये है छोटा सिलेंडर, रेडियस R2 मान लेते हैं। प्लैंक है, उसको इधर खींचा, ठीक है। अब देखो होगा क्या, सबसे पहले तो वीडियो बना लेते हैं। क्या होगा भाई, प्लैंक को इधर खींचा तो देयर इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हियर, उस पे प्लैंक इधर स्लिप करने का टेंडेंसी है आगे, तो प्लैंक पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, F1 पीछे, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी आगे स्लिप कर रहा है, तो इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे, ये प्लैंक पे है, तो F1 इधर, F2 इधर। प्लैंक सिलेंडर पे कितना लगेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट F1 आगे, इधर इक्वल एंड ऑपोजिट F2 आगे। बहुत ही मजेदार। अब देखो, ये जो F1 है, ये जो F1 है, दिस एक्ट्स लाइक अ ड्राइविंग फोर्स, ये जो F1 है भाई, दिस एक्ट्स लाइक अ ड्राइविंग फोर्स फॉर द सिलेंडर 1। तो क्योंकि ये ऐसे रोल करने लग जाएगा, तो देयर इज अ स्लिपिंग का टेंडेंसी हियर आल्सो, यहां पे भी स्लिपिंग का टेंडेंसी है ना, क्योंकि वो फ्रिक्शन उधर उसको रोल करा रहा है, तो यहां पे भी एक फ्रिक्शन लगेगा। मेरे को बताओ देख के, इस पॉइंट पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे या पीछे,
इस पॉइंट पे फ्रिक्शन आगे लगेगा पीछे लगेगा ये देख के अपन बता नहीं सकते। आई होप तुम्हें रोलिंग के सारे केस क्लियर हैं, तो तुम्हें पता लग जाना चाहिए देखते ही कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन आगे होगा या पीछे होगा, या बोल नहीं सकते हैं। बोलो भाई, इस पॉइंट पे फ्रिक्शन आगे पीछे है कि बोल नहीं सकते? बोलेंगे जवाब? नो, वी डोंट नो, वी कांट से, नहीं बोल सकते। राइट, यू हैव टू कैलकुलेट एंड फाइंड, नहीं बोल सकते बिकॉज दिस इज ऊपर फोर्स लग रहा है ना ऐसा, राइट, सेंटर के ऊपर लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, वी कांट से, निकालना पड़ेगा। सो अज्यूम एनी डायरेक्शन, चिंता की जरूरत नहीं है, अज्यूम एनी डायरेक्शन, मैंने पीछे मान लिया F3, ठीक है, यहां पे भी पीछे मान लिया F4, बस सच है। ओके, ये वीडियो हो गया, बहुत मजेदार है। अब क्या करेंगे, ये सभी इक्वेशन लिख देंगे और कंस्ट्रेंट रिलेशन लिख देंगे। क्या इक्वेशन आएगा भाई? पहला प्लैंक पे, सारी इक्वेशन लिख दो फुर्ती से। प्लैंक पे क्या इक्वेशन आएगा? नेट फोर्स, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द प्लैंक? 25 माइनस F1 माइनस F2, ठीक है, इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मास गिवन है प्लैंक का 102.5 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक, ओके, ठीक है, ये हो गया। अभी बिगर सिलेंडर पे क्या इक्वेशन आएगा भाई? नेट फोर्स इक्वल्स एम ए, व्हाट इज द नेट फोर्स? F1 माइनस F3 इक्वल्स क्या? m जो भी मास है इसका, जो भी था 20 40 इंटू A1, लेट्स से इसका एक्सेलरेशन इज A1, इसका एक्सेलरेशन इज A2, सेंटर ऑफ मास का, राइट। ये है ट्रांसलेशन इक्वेशन। व्हाट विल बी द रोटेशन इक्वेशन? F1 प्लस F3 इंटू R, F1 क्लॉकवाइज F3 R क्लॉकवाइज इक्वल्स ICM। ICM क्या रहेगा? mr स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ये वो है, क्या है, सिलेंडर है, इंटू अल्फा 2। स्मॉलर सिलेंडर पे वही कहानी, F2 माइनस F4 इक्वल 20A2 एंड डायरेक्शन ध्यान से देखना है जो अज्यूम किया, F2 प्लस F4 इंटू R इक्वल्स mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 1, ठीक है। 5 इक्वेशन, कितने अननोन? F1 F2 F3 F4 AP A1 A2 अल्फा 1 अल्फा 2। अभी सबसे मजेदार कंस्ट्रेंट रिलेशंस देखो, देयर इज नो स्लिपिंग एट एनी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर देयर इज नो स्लिपिंग एट एनी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो क्या आ जाएगा? A1 इक्वल्स अल्फा 1 R1, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा? A2 इक्वल्स अल्फा 2 R2, बहुत ही बढ़िया। एंड देखो, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा? इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा? 2A1, अभी अभी देखा था A1 प्लस अल्फा R1 अल्फा 1 R1 तो 2A1, इस पॉइंट का क्या हो जाएगा? 2A2, एंड दैट शुड बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक। ये है सबसे महत्वपूर्ण चीज, कंस्ट्रेंट रिलेशंस लिखना आना चाहिए। A1 is alpha 1 R1, no slipping here, A2 equals alpha 2 R2, no slipping here, and no slipping here, so AP is 2A1 equals to, ठीक भाई। तो अभी देख लो कौन कौन सा ऑप्शन सही है। बोल रहा है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बिगर एंड स्मॉलर रोलर्स इज 1, सही जवाब, क्योंकि A1 इक्वल A2 आ गया भाई अपना, तो यस रेशियो इज 1। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ बिगर एंड स्मॉलर आर 2 and 1, देखो ये सही है क्या? देखो A1 A2 कितना आ गया दोनों? AP by 2, AP we are given in the question, AP we are given in the question acceleration of plank, कि भाई बोल रहा है कि कुछ बोल रहा था वो कि 10 सेंटीमीटर चल रहा है वो, हाँ तो 10 सेंटीमीटर चल रहा है तो 0.1 इक्वल्स AP by 2 into T स्क्वायर, है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है वो, तो यहां से आ जाएगा AP is 0.2 मीटर पर सेकंड। ये सवाल में पहले से ही दिया है, सो इफ AP is 0.2, A1 A2 कितना आ गया? 0.1, एंड इफ A1 A2 is 0.1, अल्फा निकाल लो, अल्फा 1 क्या होगा? A1 by R1, the 0.1 by 0.1 1 radians per second square, and alpha 2 is A2 by R2
which is 0.1 by 0.05 2 radians per second. So ये गलत है भाई, इसने उल्टा लिखा है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, magnitude of friction between plank and bigger is more than this magnitude of friction between bigger and ground। हाँ, तो now you can find, अभी देखो आ गया ना सब कुछ। तो अभी F1 F2 निकालने को बोल रहा है, ठीक है, F1 F2 F3 F4। तो now you can find everything। यहां से देखो ये इक्वेशंस यूज करो, ये आ गया सब अपना, है ना। तो सबस्टिट्यूट है एंड यू विल फाइंड F1 F2 F3 F4। F1 निकाल लो, F2 निकाल लो, F3 निकाल लो, F4 निकाल लो। फिर वो वही बोल रहा है, you will get F1 is greater than F3 और F1 is greater than F2 ये वाला, and F3 is greater than F4। और मजे की बात F3 and F4 नेगेटिव आएंगे। when you solve F3 and F4 will be negative, यानी कि नेगेटिव का मतलब assumed direction was wrong, तो एक्चुअली आगे लगेंगे। ठीक है, पर पहले नहीं बोल सकते। ठीक है भाई, तो बस वही करना है। तो यही है सारा, इक्वेशन लिखो। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। हाँ, ये भी आसानी है, कुछ खास नहीं इसमें। ओके, तो बोल रहा है भाई कि एक बॉल है जो 53 डिग्री पे 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, राइट, और विस्कस फोर्स पूछा है। तो विस्कस फोर्स अपने को पता लगेगा ऐसे, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना। और मैग्नीट्यूड कितना होता है भाई विस्कस फोर्स का स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए? 6 पाई आर ईटा वी। बस कर दो, आई थिंक इट्स इजी क्वेश्चन। 6 पाई आर, रेडियस गिवन है 0.1, ईटा इज गिवन कितना है 20 by 6 pi, velocity is 5। तो वहां से भी गेट 10 न्यूटन, या विस्कस फोर्स इज 10 न्यूटन। ठीक है, तो विस्कस फोर्स इज 10 न्यूटन, सही जवाब पहला सही है। इफेक्टिव वेट mg माइनस fb इज 8 न्यूटन। ये कैसे पता करें सही है गलत है? mg माइनस fb, mg तो गिवन है भाई 10 न्यूटन है, 1 kg का है इसलिए। पर mg माइनस fb कैसे पता करें अभी बताओ भाई? एफबी तो कुछ के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, डेंसिटी वेंसिटी तो कुछ दिया ही नहीं है, तो बॉयंट फोर्स कैसे निकालेंगे? बताएगा कोई? कैसे निकाले बॉयंट फोर्स? एमजी के बारे में तो डेंसिटी दिया ही नहीं। ओके, सो इट्स वेरी इजी। देखो विस्कस फोर्स है 10 न्यूटन इस तरफ, है ना, विस्कस फोर्स है 10 न्यूटन इस तरफ। तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे? horizontal component is this cos factor is 6 Newton and vertical is 8 Newton, right? अब देखो ये बोल रहा है कि it is moving with constant velocity। अगर it is moving with constant velocity तो acceleration must be 0, net force must be 0। अब देखो अगर, हाँ, अब देखो mg माइनस एफ जो आएगा, एफ अपने को पता है ऐसे लगेगा वर्टिकल, है ना। तो mg माइनस एफ ऑप्शन बी जो है इज mg माइनस एफ इज 8 न्यूटन। तो mg माइनस एफ 8 न्यूटन, कैन बी से mg माइनस एफ 8 न्यूटन ही होना पड़ेगा। बोल सकते हैं क्या? यस या नो लिखो। mg माइनस एफ 8 न्यूटन ही होना पड़ेगा, जरूरी है, या फिर नहीं जरूरी नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। क्या mg माइनस एफ मस्ट बी 8 न्यूटन? यस और नो बोलो। कैन बी से mg माइनस एफ मस्ट बी 8 न्यूटन? यस और नो बोलेंगे फुर्ती से, आसान सा सवाल पूछा है भाई, फुर्ती से जवाब दो, थोड़ा जोश दिखाएंगे। यस, mg माइनस एफ मस्ट बी 8 न्यूटन। क्यों? देखो भाई, अगर mg माइनस एफ 8 से कम हुआ, मान लो 7 हो गया, अगर mg माइनस एफ हो गया 7, तो वर्टिकल डायरेक्शन में देयर इज अ नेट फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में देयर इज अ नेट फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, क्योंकि ये 8 है और ये 7 ही है ना। तो ये जो आएगा एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स 0 करना है ओवरऑल, वो क्या होना पड़ेगा? उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 6 होना ही पड़ेगा,
राइट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो उसका 6 है ही, क्योंकि इसको बैलेंस करना है, और वर्टिकल कंपोनेंट भी 1 होना पड़ेगा। पर सवाल ने बोला है कि उसका मैग्नीट्यूड 6, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड 6, पर इस केस में तो 6 से ज्यादा हो गया, तो नहीं चलेगा। अगर mg माइनस एफ बी 9 न्यूटन हो गया फिर भी गड़बड़, क्योंकि फिर वर्टिकल डायरेक्शन में 1 न्यूटन नीचे आ जाएगा। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में 1 न्यूटन नीचे आ जाएगा तो जो एक्सटर्नल फोर्स है अगेन उसका 1 न्यूटन ऊपर आना पड़ेगा, तो फिर से वो 6 से ज्यादा हो जाएगा, तो दोनों में गड़बड़ है। तो इसलिए mg माइनस एफ बी मस्ट बी 8 न्यूटन, है ना, ये सही। अब अगर mg माइनस एफ बी 8 न्यूटन है भाई, तो ये तो बैलेंस हो गया वर्टिकल वाला, और हॉरिजॉन्टल को कौन बैलेंस करेगा? 6 न्यूटन को एक्सटर्नल। तो यस, ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट कि एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, 6 न्यूटन का है ना, क्योंकि आखिरी बार तो बहुत सिंपल है, एक्सटर्नल फोर्स इज सडनली रिमूव्ड देन एक्सेलरेशन इज 6। हाँ भाई, एक्सटर्नल फोर्स इज सडनली रिमूव्ड तो नेट फोर्स विल बी 6, वर्टिकल तो अभी बैलेंस है, हॉरिजॉन्टल में 6 है, तो 6 बाय मास इज 1, तो एक्सेलरेशन 6 मीटर। तो सारे सही हैं। थर्टी एट तो हो गया होगा भाई, बहुत आसान, फुर्ती से लिखो कि आ गया या करना है या नहीं करना है। 38 हो गया भाई, 38 आसान सवाल है, डायरेक्ट है। ओके, हाँ ठीक है, तो पैराग्राफ बचे हैं, तो पैराग्राफ क्या करना है भाई, अभी करना चाहेंगे या फिर कल करना चाहेंगे? अभी करना चाहेंगे या कल करना चाहेंगे, बोलिए। भूख तो नहीं लग गए? कुछ लोगों की शक्ल देख के लग रहा है भूख से लाचार पीड़ित बच्चे। बोलो भाई, अभी करना है कल करेंगे? अभी तो हाँ, अगर कल तो नहीं, क्लिक कर दो। अभी करना है तो हाँ कर देंगे, और कल करना है तो नहीं कर, नो पे क्लिक कर देंगे। पूर्ति जवाब दो, कल भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। कितने हैं? 3 तो पैराग्राफ है। ये फर्स्ट, ओके, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, द फर्स्ट पैराग्राफ इज में गड़बड़ है। फर्स्ट पैराग्राफ इज थोड़ा मीनिंगलेस सवाल, मतलब मैं बताऊंगा गड़बड़ क्या है। इसने स्मूथ बोला है, हाँ, देन इट डज नॉट मेक सेंस। ठीक है, अभी करना है कि कल करेंगे भाई? जवाब ही नहीं दिया है, केवल अरुण ने जवाब दिया है, इसका मतलब बाकी लोग भी तैयार है, मैं मान रहा हूं। तो अभी करेंगे क्या? हाँ बोलो भाई, जवाब देंगे पूर्ति से? जवाब नहीं देने तो फिर मैं कर लूंगा। ओके फाइन, लेट्स डू इट देन। जो भाग गया उनका नुकसान। एनीवे, आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड वाला ही डिस्कस करना पड़ेगा, थर्ड वाला तो बहुत आसान। ओके, पहला पैराग्राफ देखो। पहले पैराग्राफ में इट इज गिवन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट शुड बी रफ। क्यों इसने स्मूथ दिया है? डज नॉट मेक सेंस। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0। ओके, लुक एट दिस, बोल रहा है सॉलिड नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर है, मास एम रेडियस आर का इज रिलीज्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्रॉम, ऐसा गिवन है, ठीक है, कहानी सुना रहा है, सेंटर ऑफ मास गिवन है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास गिवन है, mr²/2, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज a एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा। ठीक है, सवाल तो सबको पता ही है, रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा। पता नहीं, ये क्वेश्चन का सेंस नहीं बना, इट शुड बी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, एनीवे मैं बता देता हूँ, स्मूथ के लिए भी बता देता हूँ, रफ के लिए भी बता देता हूँ। ये बोल रहा है भाई नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम रेडियस आर, और इधर है इसका सेंटर ऑफ मास r/2 डिस्टेंस पे है भाई, बहुत ही बड़े। ठीक है, कोई बताएगा अगर स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है
जैसा सवाल में बोला है, पहले सवाल देखते हैं। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? बोलेंगे भाई कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कितना हो जाएगा? स्मूथ का करते हैं फिर रफ का भी बता दूंगा। रफ में ही एक्चुअली होना चाहिए सवाल। कितना हो जाएगा भाई स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस में? सेंटर मास का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा अगर स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो? कोई जवाब नहीं दे रहा है, किसी ने सवाल सॉल्व नहीं किया क्या? ये कैसे हो जाएगा? ए तक ए का वैल्यू कितना है? ए लिख रहा है, ठीक है। हाँ ओके, तो अगर स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है भाई तो व्हाट इज द फ्री बॉडी डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम इज mg डाउनवर्ड्स, सी पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स अपवर्ड्स, ठीक है। mg डाउनवर्ड्स परफेक्ट स्फीयर मान रहे हैं तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड्स। अभी स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, देयर इज नो फ्रिक्शन, राइट, देयर इज नो फ्रिक्शन। तो अभी ये क्या करेगा? ट्रांसलेट, व्हाट विल बी द मोशन? ट्रांसलेशन, रोटेशन, प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन या नथिंग? क्या होगा इसका मोशन स्मूथ सरफेस है तो? प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन, चार ऑप्शन, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन या कुछ भी नहीं, रेस्ट पे बैठा रहेगा। बोलो भाई क्या है इसका मोशन? क्या होगा? जवाब देना बंद कर दिया लोगों ने यार। मोशन इज प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन या रेस्ट, व्हाट विल बी द मोशन? अरुण बोल रहा है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, और बाकी लोग तो जवाब ही नहीं दे रहा है। तो व्हाई विल इट ट्रांसलेट? कौन सा फोर्स है भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसको ट्रांसलेट कराएगा? mg डाउनवर्ड्स, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड्स। फ्रिक्शन होता तो ट्रांसलेट कराता एंड देयर विल बी नो स्लिपिंग एट दैट पॉइंट, एट दिस पॉइंट। पर अभी देयर इज नो फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नॉर्मल फोर्स भी वर्टिकल है, mg भी वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास कैन नॉट एक्सेलरेट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर नहीं सकता ना, राइट, इसलिए यहाँ गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा। तो अभी एज वी कैन सी नेट फोर्स इज जीरो, राइट, वर्टिकल डायरेक्शन में तो ऊपर नीचे जंप मारेगा नहीं, तो नेट फोर्स इज जीरो, यानी कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इज जीरो। दैट इज व्हाई फर्स्ट क्वेश्चन डज नॉट मेक मच सेंस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेंस नहीं बनता है क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इज जीरो, बट अल्फा जीरो होगा क्या? अल्फा इज नॉट जीरो, राइट, अल्फा इज नॉट जीरो एंड वी कैन फाइंड अल्फा, क्योंकि अभी टॉर्क जीरो नहीं आएगा, ये ऐसे कपल बन रहा है, राइट। सो ये रोटेट करेगा, कैसे रोटेट करेगा? इट विल रोटेट क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास गिवन है, तो अबाउट द सेंटर ऑफ मास अपन करेंगे टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, यही करेंगे भाई, एसीएम तो जीरो है एंड टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास इक्वल्स आईसीएम अल्फा। व्हाट इज द टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास? बोलो भाई, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कितना आ गया? mg का टॉर्क तो जीरो अबाउट c, तो ये n इंटू आर बाई टू, n इंटू आर बाई टू इक्वल्स आईसीएम। आईसीएम गिवन है भाई, m क्या था? m आर स्क्वायर बाई टू गिवन है, ठीक है, इंटू अल्फा। व्हाट इज n? वर्टिकल इक्विलिब्रियम है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो ऊपर नीचे भाग नहीं रहा है ये, सो n इक्वल्स mgr बाई टू इक्वल्स mr स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा। तो यहां से ये कैंसिल हुआ, वी गेट अल्फा इज g बाय r। तो फर्स्ट क्वेश्चन डज नॉट मेक मच सेंस यहां पर स्मूथ के लिए, बिकॉज एसीएम तो आएगा ही नहीं, सेंटर मास का एक्सेलरेशन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि देयर इज नो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कौन उसको एक्सेलरेट कराएगा? कोई फोर्स तो होना चाहिए ना एक्सेलरेट करने में, तो बट अल्फा विल बी देयर, अल्फा इज g बाय r। ओके, सेकंड पार्ट, at the moment when center of mass is at the lowest point, angular velocity of the sphere, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर निकालना है व्हेन ये रोटेट करके ऐसे आ जाएगा। तो ये कैसे करेंगे भाई? जब ये रोटेट करके लोएस्ट पॉइंट पे सी इधर आ गया घूम के क्लॉकवाइज,
तो ओमेगा निकालना है। कैसे करेंगे बोलो? ये घूम के ऐसे आ गया है, so now we have to find the this. So again, so या तो वही है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो या वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इक्वल्स डेल्टा के, एक ही बात, ठीक है। सो डेल्टा के इज नेगेटिव डेल्टा यू कैन डू राइट। डेल्टा के इज हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं इन दो पॉइंट के बीच में। इनिशियल इज 0, फाइनल इज हाफ ICM mr स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस डेल्टा यू। सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया भाई? mgr बाई mm कैंसिल, RR कैंसिल, इसको कैंसिल कर दो भाई। हाँ, तो ओमेगा पूछा है रूट टू जी बाय रूट ऑफ 2g by r. This is the omega. Omega you can find root of 2g by r आएगा। Yes, omega you can find, but first part का सेंस नहीं बनता because center mass का acceleration is 0. What will happen अगर रफ होता तो भाई तब थोड़ा सवाल ज्यादा मीनिंगफुल बनता। कैसे करेंगे अगर रफ होता तो बोलो? रफ सरफेस के लिए भी कर लेते हैं, पूर्ति दिखा देते हैं। अगर इसी में रफ सरफेस हो जाता तो फिर क्या होता? हाँ भाई, ओके, रफ सरफेस ध्यान दो भाई, जरूरी है। ओके, अगर इसी में रफ सरफेस हो जाएगा तो अभी देखो फ्रिक्शन किधर लगेगा? सबसे पहले तो फ्रिक्शन किधर लगेगा देखो, देन वी कैन से mg एक्ट्स लाइक अ ड्राइविंग फोर्स। रोलिंग वाले याद करो केसेस, तो mg इज लाइक अ ड्राइविंग फोर्स। mg सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेशन दे रहा है क्या? नहीं। mg अल्फा दे रहा है क्या? यस। कैसा दे रहा है? क्लॉकवाइज। तो अब ये इधर स्लिप करने का टेंडेंसी है, पॉइंट पे इधर स्लिप करने का टेंडेंसी है पीछे, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? स्टैटिक आगे, राइट। एंड फ्रिक्शन एडजस्ट दिस वैल्यू सच दैट जो ACM आएगा आगे दैट इज इक्वल टू अल्फा। और अल्फा किधर रहेगा? प्योर रोलिंग अगर कराना है तो ACM ऐसा है तो अल्फा ऐसे ही होना पड़ेगा ना, राइट। तो ACM ऐसा, अल्फा ऐसा, तो फ्रिक्शन एडजस्ट दिस वैल्यू सच दैट ACM जो आगे लाएगा वो इक्वल टू अल्फा। अभी रोटेशन बेस्ड ट्रांसलेशन, तो अब क्या करेंगे भाई? ACM इक्वल टू अल्फा आर। हाँ, तो अभी ट्रांसलेशन रोटेशन इक्वेशन लिख दो। नेट फोर्स, व्हाट इज द नेट फोर्स? फ्रिक्शन equals MACM. What is the net torque? Torque about center of mass, right? What is the torque about center of mass? देखो नॉर्मल फोर्स का टॉर्क कितना आएगा? नॉर्मल फोर्स विच इज mg इंटू r बाई टू, mg इंटू r बाई टू। डायरेक्शन देखो कैसा है? क्लॉकवाइज, तो इसको पॉजिटिव लेंगे। फ्रिक्शन का टॉर्क देखो अबाउट पॉइंट C, तो फ्रिक्शन इंटू R कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव लेंगे, माइनस FR इक्वल्स mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसमें बता रहा हूं। So this is equation 1, this is equation 2, right? But अभी सवाल ये है what is the relation between ACM equals alpha R? Can we say ACM and R? Can we say ACM equals alpha R? नहीं जतिन, ऊपर कैसे जाएगा जतिन? Why will it go upwards? Normal force always adjusts its value such that कांटेक्ट बना है। फ्रिक्शन का पर्पस क्या होता है? रिलेटिव मोशन को रोकना। नॉर्मल फोर्स का काम क्या होता है? कांटेक्ट बनाना। सो नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एडजस्ट इट्स वैल्यू सच दैट कांटेक्ट बना रहे। वो ऊपर तो तब जाएगा जब नॉर्मल फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन mg। व्हाई विल नॉर्मल फोर्स बिकम ग्रेटर देन mg? अगर मैं किसी ब्लॉक को बस रखूं, सोचो ना, टेबल पे रखा है, वो ऊपर उड़ थोड़ी जाएगा। अगर किसी ब्लॉक को बस टेबल पे रखा है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, वो ऊपर थोड़ी उड़ जाएगा, ऐसे थोड़ी ऊपर जा सकता है। नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एडजस्ट इट्स वैल्यू ताकि कांटेक्ट बना रहे, राइट। वो ऊपर तभी जा सकता है जब नॉर्मल फोर्स बिकम 0, राइट। फॉर इट टू गो अप नॉर्मल फोर्स शुड बिकम 0। नॉर्मल फोर्स तभी ऊपर जाएगा जब मैं कुछ ऊपर फोर्स लाऊंगा, सो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स।
अगर ऐसे है तो वो हवा में कैसे उड़ सकता है? ठीक है, ओके। तो अगर रफ सरफेस है तो यस, दीज आर द इक्वेशंस। नाउ बट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिलेशन बिटवीन एसीएम एंड अल्फा आर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एसीएम एंड अल्फा आर? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एसीएम एंड डाउनवर्ड? कैसे जाएगा यार? डाउनवर्ड जमीन है ना, हाउ विल इट गो डाउनवर्ड्स? फ्लोर, स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे पड़ा है, तोड़ के थोड़ी चला जाएगा नीचे। कंस्ट्रेंट रिलेशन ना, ऐसे तोड़ के थोड़ी जा सकता है। अगेन वी आर अज्यूमिंग कॉन्टैक्ट इज मेंटेन, क्योंकि बोल रहा है वो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है, तो ना ही ऊपर उछल सकता है ना ये नीचे आ सकता है, फिर तो कॉन्टैक्ट ही नहीं रहेगा। ठीक है, सो यस, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस में व्हाट विल बी द कंडीशन? कैसे करेंगे, कोई बताएगा? एसीएम अल्फा का कंडीशन कैसे निकालेंगे? व्हाट वी हैव टू डू इज एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी को जीरो करना है। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी को जीरो करना है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी? पॉइंट पी का एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आई कैप, मतलब इसका एक्स कंपोनेंट जीरो करना है, बाय जीरो ना जीरो नहीं, इसका एक्स कंपोनेंट जीरो करना है क्योंकि देयर इज नो रिलेटिव मोशन। तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास आई कैप, राइट, एसीएम जो भी है। अब देखो, सेंटर ऑफ मास की वजह से ये हो गया, सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव होता है ओमेगा स्क्वायर आर इस तरफ एंड अल्फा आर इस तरफ, राइट। वी नीड ओनली दिस कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, तो ध्यान से देखना। तो अभी ये हो जाएगा, दिस एंगल इज थीटा लेट्स से, राइट। अगर ये एंगल है थीटा, ये लाइन मैंने ज्वाइन किया है सी से पी का हॉरिजॉन्टल के साथ, एंड दिस इज अल्फा आर का डायरेक्शन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, so this is 90 minus alpha, right? This is theta, sorry, ये थीटा है, this is 90 minus theta, है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है उसके। So what is alpha r का horizontal component? Minus alpha r sin theta. This is not r actually, this is r dash. This is this distance cp, है ना। सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव मोशन है सर्कुलर मोशन, ठीक है, इसके रिलेटिव। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर आर टुवर्ड्स द सेंटर, अल्फा आर टेंजेंशियल, दिस r dash, where r dash is distance cp। किसी को समझ नहीं आया तो बाद में पूछना। सो अल्फा r dash times this cos of 90 minus theta is sin theta, and ओमेगा स्क्वायर आर किधर है? प्लस आई कैप में, ओमेगा स्क्वायर आर cos theta plus omega square r dash cos theta. This should be equal to 0 because there is no slipping. The center of mass का acceleration आएगा is alpha r dash sin theta minus omega square r dash cos theta. पर इसने पूछा है just after it is released, तो just after it is released omega is 0. So if omega is 0, ACM is alpha r dash sin theta. What is r dash sin theta? This is r dash. This is r dash. So what is r dash sin theta? This, ये theta है, ये r dash. So r dash sin theta is r. ACM is alpha. Center of mass can come down without losing contact. Yes, होगा. Center of mass can come down without losing contact. But because it is rotating, motion translation नहीं है ना, वो ऐसे rotate कर रहा है. Center of mass जो है वो ऐसे घूम रहा है about this point. So it is undergoing circular motion, right? वो translation नहीं है, it is rotation. The center of mass is rotating about a given point, about a particular point, about a circular motion कर रहा है वो. It is not translation. So it is pure rotation. Motion is still pure rotation. Motion is not translation. तो ACM equals alpha r इस कंडीशन में आ जाएगा. एंड सेकंड पार्ट वी कैन फाइंड यूजिंग भाई एनर्जी कंजर्वेशन. सेकंड पार्ट वही है, तो जब सेंटर ऑफ मास इधर आ जाएगा तो वी कैन फाइंड यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन. सेकंड पार्ट वही, तो आंसर अलग आ जाएगा, आंसर विल बी डिफरेंट. Okay, so the last paragraph is this paragraph clear या बताना है? ये वाला अगला वाला, is this paragraph clear या बताना है या खत्म करें आज का? बोलो, yes no पे क्लिक कर दो. ये बताना है या नहीं बताना है? दिस वन
दिस वन बताना है कि नहीं बताना है भाई? वैसे तो यस नो फुर्ती से क्लिक करेंगे। ओके ठीक है फाइन। ओके सो ठीक है फिर आज के लिए इतना ही। सेकंड पेपर आई थिंक ये, हाँ ठीक है, लास्ट वाला पैराग्राफ तो हो ही गया होगा। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ, सॉरी सेकंड पेपर विल डिस्कस टुमारो। तो कल सेकंड पेपर करते हैं, तो सेकंड पेपर के डाउट्स अपने कलेक्ट करके रखो एंड सेकंड पेपर को कल डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके फाइन, ठीक है, ऑलराइट।